Good afternoon, students. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Good afternoon. Okay. Okay. We will continue with our topic dyslexia. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने यहाँ स्लो लर्नर कंप्लीट किया था. आज हम डिसलेक्सिया करेंगे. ठीक है, जो हम लर्निंग डिफिकल्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो डिसलेक्सिया हमने पढ़ा था. क्या होता है इसमें? रीडिंग डिसेबिलिटी. ठीक है, रीडिंग में दिक्कत आती है डिसलेक्सिया में. ठीक है, इसमें हो सकता है बच्चा कोई लेटर अपने आप से ओमिट कर रहा हो, ऐड कर रहा हो, रिवर्स पढ़ रहा हो, प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक्स हो. ठीक है, ऐसी चीजें मैम उसमें हमें पेज देखना. नंबर बता दो। पेज नंबर इंग्लिश में 111 है. हिंदी बताइए. 172। हिंदी 172, इंग्लिश 111. इंग्लिश 111. टॉपिक इज डिसलेक्सिया. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है. अब इसके कॉजेस क्या है, क्यों होता है? ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा इशू, क्यों आ रहा है? तो एक तो है डिजीज या सिम्टम होती है, उसका नाम है एडीएचडी. ठीक है, उसका मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें बच्चे क्या होता है अटेंशन में बहुत लैक करते हैं. उनका अटेंशन ध्यान होता ही नहीं, एक जगह पे वो ज्यादा देर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इसकी वजह से वो हाइपर एक्टिव. हाँ, वो डिसऑर्डर है, बीमारी नहीं बोलेंगे, एक टाइप का डिसऑर्डर है. ठीक है, जो नॉर्मल नहीं है. ठीक है, एडीएचडी बोलते हैं, जिसमें बच्चा मतलब अटेंशन नहीं दे पाता, बहुत लॉस लो स्पैन होता है उसके अटेंशन का. ठीक है, एडीएचडी बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. एक टाइप का डिसऑर्डर होता है. ठीक है, जिसमें अटेंशन, जब बच्चा ध्यान ही नहीं दे रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो रीडिंग में गलत करेगा. तो मैम उन बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे टीचर? उसको पढ़ाने के लिए फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है. ठीक है, और उसके लिए अलग स्पेशलाइज्ड टीचर्स होते हैं, उनके लिए अलग टेक्निक्स का हमें यूज करना पड़ता है. नॉर्मल क्लासेस जैसे हमारी क्लास होती है उसमें भी बच्चे ऐसे बहुत है जिनका नहीं, तो वो नहीं होगा. देखो, वही तो उनका, तो उसको आइडेंटिफाई करना आज के एक्चुअल में उसको डिसलेक्सिया है. या जैसे मैं बोला, छोटे बच्चे तो सेकंड तक अप टू पी को क्यू बी को भी करते रहते हैं, करते रहते हैं. बच्चा तो होगा ही ना ऐसा, उसको तो आपको आइडेंटिफाई जैसे हमारी क्लास में 8 9 10th होता है, कुछ बच्चे ऐसे तो वो उतने बड़े होने के बाद भी सीखते नहीं है. वो उनके हाथ पैर उनके चलते ही रहते हैं ऑल टाइम. नहीं, तो अगर इतने ज्यादा लेवल पे है ना, तो आप उसको आइडेंटिफाई करके स्पेशलिस्ट एजुकेटर्स होते हैं. ठीक है, उनको अपॉइंट करके फिर उनको दिखाना पड़ेगा, फिर आप नहीं कर पाओगे वो चीज. ठीक है, और ये आइडेंटिफिकेशन 8th 9th में जाके नहीं होनी चाहिए, पहले ही हो जानी चाहिए. ठीक है, सेकंड तक कर रहा है, थर्ड तक कर रहा है, फोर्थ फिफ्थ तक हो जानी चाहिए आइडेंटिफिकेशन. 9th क्लास में ना एक बच्चा था फेलियर, वो एक क्लास में 3 साल फेल हुआ. अच्छा, और वैसे वो बहुत स्मार्ट था और चीजों में सब कुछ बहुत स्पीड में करता था, बट उससे पढ़ाई नहीं होती थी किसी 3 भी साल. सब्जेक्ट में. हाँ, किसी मतलब सब में फेल ही आता था, स्पेशली साइंस और मैथ्स में 9th क्लास में. और ना मतलब इंटेलिजेंट था वो बहुत चीजों में, बट उससे पढ़ाई नहीं होती थी, बिल्कुल भी नहीं होती थी. अच्छा, फिर मैडम ने ना उसको स्कूल से निकलवा दिया. हमारी टीचर ने एप्लीकेशन लिखवा दी, सब बच्चे ने साइन कर दिया, उसको स्कूल से निकाल दिया. ठीक है, स्कूल से निकालना इज नॉट द सॉल्यूशन. लेकिन प्राइवेट स्कूल अपने ऊपर कोई बर्डन लेना नहीं चाहता, कोई ब्लेम लेना नहीं चाहता, पर सॉल्यूशन देखना चाहिए था. या पेरेंट्स से डिस्कस करते, काउंसलर लाओ, बच्चे से डिस्कस करो क्या दिक्कत है उसको, साइकोलॉजिकल कोई दिक्कत है, या उसको जैसे कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, लर्निंग डिफिकल्टी जिसकी वजह से उसको इशू आ रहा है, वो आइडेंटिफाई करना चाहिए था. ठीक है, और 9th में जाके आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए था, पहले ही ध्यान देना चाहिए था. ठीक है, तो एडीएचडी है, और भी सिमिलर डिफिकल्टीज हो सकते हैं उसके साथ एसोसिएटेड हो, जैसे ब्रेन इंजरी हो सकती है. ब्रेन के पर्टिकुलर जो मेमोरी वाला पार्ट है मान लो, ठीक है, उसमें अगर इफेक्ट हो जाए, रीजनिंग लॉजिक वाला पार्ट है उसमें अगर इफेक्ट हो जाए, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स है, डोमेन है, जो अलग अलग चीजों को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, स्ट्रोक है या डिमेंशिया. डिमेंशिया एक बीमारी होती है जिसमें आपकी मेमोरी कम हो जाती है. ठीक है, डिमेंशिया बोलते हैं उसको. मेमोरी कम हो जाती है और लॉजिक और रीजनिंग की जो पावर होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है. तो ये सारी चीजें हो सकती हैं कॉजेज ऑफ डिसलेक्सिया में. मेमोरी कम हो जाती है और रीजनिंग एंड लॉजिक लगाने की जो हमारी कैपेसिटी होती है ना, वो खत्म हो जाती है डिमेंशिया में. तो फिर मैम ठीक कैसे करेंगे उसको? देखो, अगर ब्रेन इंजरी की वजह से है तो फिर वो डॉक्टर और मेडिकल उसमें आ जाता है, फिर उसको टीचर नहीं कर पाएगा.
ठीक है, ब्रेन इंजरी है, डिमेंशिया एक ऐसा केस है ना, वो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर आ जाता है, फिर उसको टीचर नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अगर मान लो हाइपर, जो हमने बोला कि अटेंशन डेफिसिट है, हाइपर एक्टिविटी जो डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट, ये मेडिकल के अंदर नहीं आता। ठीक है, अटेंशन डेफिसिट है बच्चा, तो उसको आप सर्टेन टेक्निक से, जो स्पेशल एजुकेटर्स रहते हैं वो उसको ठीक कर सकते हैं, उससे उसका अटेंशन स्पैन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज की हेल्प से। पर अगर डिमेंशिया है या कोई ब्रेन इंजरी है, ये फिर मेडिकल सर्कमस्टेंसेस के अंडर आ जाता है, फिर यहाँ पे टीचर का रोल बहुत ही मिनिमम। ठीक है, फिर यहाँ पे आप उसको एक्सपर्ट नहीं बना सकते किसी चीज में, फिर हम मिनिमम रखते हैं लेवल की, बच्चा एटलीस्ट इतना कर ले। ठीक है, अगर मेडिकल केस के अंडर आ रहा है तब। ठीक है, ये चीज होती है। और डायग्नोस कैसे करते हैं, आपने बोला ना कि डायग्नोस नहीं हो पाएगा बच्चे को डिसलेक्सिया है, तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे मेमोरी का टेस्ट किया जाता है कि बच्चा कितना याद कर पा रहा है। ठीक है, स्पेलिंग का, विजन का, कि गलत पढ़ रहा है तो समझो कि विजन का इशू है, इस वजह से गलत पढ़ रहा है और हम उसको डिसलेक्सिया मान ले। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम उस पर टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही बता सकते हैं। मैम बचपन में मुझे भी प्रॉब्लम थी, मतलब मेरे राइट वाले आई प्रॉब्लम है, तो मैम मैं जैसे वॉच लिखा है तो मैं उसको 100 पढ़ देती थी ऐसे, फिर चश्मा तो लगा विजन की वही तो फिगर ना, आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो मेमोरी टेस्ट कंडक्ट करेंगे बच्चे पे, देखेंगे कितना मेमोराइज कर पाता है। ठीक है, स्पेलिंग्स कैसी है, विजन कैसा है, रीडिंग स्किल्स इंटेलिजेंस जो कैसी होता है। है, इंटेलिजेंस उसको कैसे मेजरमेंट करते हैं, ये कि वो कितना याद रख पाता है या ये कि कितनी जल्दी सीख पाता है? नहीं, इंटेलिजेंस के लिए तो जो आईक्यू टेस्ट बने होते हैं ना, स्टैंडर्ड साइकोलॉजिस्ट ने बना रखे हैं, उसमें बहुत सारी मेमोराइजेशन भी चेक होती है, लॉजिक एंड रीजनिंग भी चेक होती है ना, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ठीक है, वो भी चेक किया जाता है, सिर्फ मेमोराइजेशन से आईक्यू डिसाइड नहीं होता। ठीक है, मेमोराइजेशन तो कोई भी रख सकता है, मैम ऐसे बोलते हैं क्लास में जब फर्स्ट मैम मुझे फर्स्ट लेकिन उसकी देखो कहीं ना कहीं वो जो क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में है ना, कहीं ना कहीं वो लॉजिक है, रीजनिंग है, लगा रहा है। तो आगे चला के भी पास होते हैं। मेरे जो सीनियर्स थे वो क्या, उन्होंने बोला कि वो कुंजियां मतलब कीज जो होती हैं वो चलाती थी, फर्दे चलाते थे, फर्स्ट आ जाते हेलो, थे क्लास हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ मेरी एक फ्रेंड थी, वो रट्टा मार के करते थे। ठीक है, तो फिर एक्सक्यूज वो मी रट्टा मैम। मार के वो मार्क्स ही लाती हुई, क्लास में जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, ये टीचर कुछ वैसा क्वेश्चन देती होगी, फिर तो आंसर नहीं कर पाते नहीं वो ना। आंसर नहीं तो करते। फिर तो वही बात है ना, तो फिर वो पता चल जाता है कि आप रोट लर्निंग पे और फोकस जैसे कर ना रहे हो, मैम मेमोराइजेशन पे मैम ज्यादा। क्वेश्चन पूछ रही है साइंस का कोई भी, तो वो आंसर क्वेश्चन पूछे थे, आंसर सुना देते थे, बट जैसे क्लास में मैम कुछ क्वेश्चन समझ के करना है, जब चेंज कर दे तो वो क्वेश्चन कुछ को तो। बोलते नहीं थे, चुप बैठे रहते थे। हाँ, तो फिर वो पता चल ही जाता है ना एक्सक्यूज कि मी मैम। कैसे आप कर रहे हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो डिसलेक्सिया, और कभी कभी होता है जो टीचर्स होते हैं वो इतना एफिशिएंटली नहीं सिखाते चीजों को, जिसकी वजह से बच्चों में रीडिंग डिफिकल्टीज आती है, रीडिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो ये दोनों में डिफरेंस है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया आपने जैसे मैम बोला कि एक चीज मेमोरी टेस्ट पूछनी करेंगे, थी। उसमें विजन टेस्ट, बाकी चीजें हैं, उसके बाद ही आप कंफर्म हो पाओगे कि ये डिसलेक्सिया है। या मैंने बोला सेकंड तक तो नॉर्मली बच्चे उल्टा पढ़ देते हैं, उल्टा लिख देते हैं। ठीक है, कुछ जो कॉमन लेटर्स है उसके। हेलो मैम। उसके बाद आते हैं इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट पे या डेफिशिएंसी पे। इसमें दो टर्म आते हैं, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, इंटेलेक्चुअल एक्सक्यूज मी डेफिशिएंसी, मैम। इम्पेयरमेंट आता है एक, और एक आती है डिसेबिलिटी। ठीक है, मैम दो तरीके की होती है ये, इसमें डिफरेंस होता है। ये वाला उसके नीचे है, ठीक है, देखो डिसलेक्सिया के नीचे है, एक्सक्यूज उसी मी पेज मैम। पे। हाँ हेलो मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, बोलिए। मैम जैसे ना मेरा एक स्टूडेंट है, वो भी वो 7th हाँ जी, क्लास में है। बोलिए। हाँ जी। तो जब मैं उसको मैथ्स पढ़ाता हूँ ना, तो वो बहुत मतलब शॉर्ट टर्म है उसका, मतलब भूल जाता है बहुत जल्दी। जैसे अभी मैंने उसको सिखाया कि रेडियस निकालना है, डायमीटर का हाफ कर दो, सब उसको समझा दिया। फिर जब मैं उसको क्वेश्चन देता हूँ, ऐसे एक फ्रेश क्वेश्चन देता हूँ, तो वो रेडियस की जगह पे डायमीटर ही पुट कर देता है। और फिर उसको थोड़ा, अच्छा, अगर और भी उसको दोबारा से डबल फोल्ड लेयर में दोबारा से समझाओ, सब कुछ एक्सप्लेन करो, तो उस टाइम पे फिर वैसा क्वेश्चन वो कर देगा, बट लेकिन फिर अगले दिन जब वो करवाओ वो सब भूल जाता है। तो कोई लाइकली ऐसी कुछ उसके पास भी डिसऑर्डर है? नहीं नहीं, मैथ्स में तो लैक ऑफ प्रैक्टिस भी है। देखो क्या होता है, अभी आप तो समझ, बहुत से बच्चों के साथ होता है ये। जैसे अभी अभी टीचर ने समझाया ना बहुत अच्छा, कुछ तो बच्चे आप बोल रहे हो ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही गलत करता है,
कुछ बच्चे तो आपको क्लास में भी करके दिखा देंगे प्रॉपर, आपने अभी समझाया रब कर दो दूसरा क्वेश्चन तो तुरंत करके दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है आप नेक्स्ट डे करो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस है मैथ्स में, तो जब तक आप 2-4 बार अपने आप से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना उसका मतलब ही नहीं होता करने का। तो यहाँ पे लैक ऑफ प्रैक्टिस है और बच्चा कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, ये उसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, वो जबरदस्ती से आपने समझाया करके दिखाना तो दिखा दिया, पर उसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा उस टॉपिक में, तो वो ध्यान नहीं दे रहा, अगले दिन फिर वैसे ही लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से वो भूल गया सारा सब कुछ, ठीक है, तो ये चीज होती है, तो तो उसको मैम प्रैक्टिस इंटरेस्ट करने की के लिए और जरूरत है मोरल में। कंसंट्रेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ टिप्स है आपके पास? कंसंट्रेशन के लिए तो आप मेडिटेशन वगैरह कराइए बच्चों को, सीखना भी ठीक है, मैम मेडिटेशन तो बच्चे सबसे अच्छा वो है, बच्चे सॉल्यूशन है भागते हैं एक्चुअली कंसंट्रेशन मैम इन बढ़ाने के चीजों लिए। से। अब एक्चुअली हाँ मैम मेडिटेशन में क्या है ना, बच्चों आपको पता है बच्चे इन सब चीजों से भागते हैं। उनको लगता है क्या बिठा दिया आलती पालथी लगा के, और ये क्या पागलपंती करवा गए, इन चीजों में नहीं मैम नहीं, देखो इंटरेस्ट आप लेते नहीं है। जबरदस्ती कोई चीज ना बच्चों को अगर ये लगेगा आप थोप रहे हो उनपे, दे विल नॉट टेक इंटरेस्ट, आप उसको फन वे में और जितना अच्छे से गेम की तरह और उनके हिसाब से मोल्ड करके प्रेजेंट करोगे ना, दे आर गोइंग टू लाइक, ठीक है, तो आपको उस वे में प्रेजेंट करना है, जबरदस्ती आप थोप नहीं सकते बच्चों पे, आजकल तो कोई मतलब ही नहीं है बच्चों को, ठीक है, जितना आप या रेडियस और डायमीटर का भी जो टॉपिक आप बता रहे हो उसको अगर आप इंटरेस्टिंगली गेम की फॉर्म में प्रेजेंट करो, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ प्रेजेंट करो जहां बच्चा लिंक कर पाए चीजों को, तो ही विल मेमोराइज इन अ बेटर वे, ठीक है, वो अच्छे से याद रख पाएगा चीजों को, अच्छा ठीक मैम, है, तो कोई ये वाली ऐसा बात है। जनरलाइज स्टैंडर्ड टेस्ट होता है क्या? जैसे आपने बताया कि कई बार डिसऑर्डर्स आईक्यू के लिए, आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं, तो कोई ऐसा। आईक्यू के लिए कह रहे हैं? हाँ जी मैम, तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड आईक्यू टेस्ट के लिए होता है क्या बिल्कुल जिसमें। साइकोलॉजिस्ट का बनाया हुआ स्टैंडर्ड टेस्ट है जो आप एडमिनिस्टर कर सकते हो बच्चों पे। तो मैम कैसे वो टेस्ट क्या साइकाइट्रिस्ट के पास जाने से हमें मिलते हैं? नहीं नहीं, वो टेस्ट बने हुए हैं, बहुत सारे आईक्यू टेस्ट हैं जो बने हुए हैं, वो तो आपको मैम लेने कैसे पड़ते हैं, ठीक है, वो आपको मिलते हैं, वो आप लीजिए कहाँ आईक्यू मिलते हैं टेस्ट, मैम? और आपको नेट पे भी मिल जाएंगे बच्चों के लिए तो आईक्यू टेस्ट, ठीक है, परफॉर्मा उसका और बाकी चीजें आपको मिल जाती है, वहां से आप एडमिनिस्टर करो, आपको पता लगेगा कैसा है बच्चा, ठीक है, आईक्यू के लिए। अब हम दो चीजों पे आते हैं, इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दोनों में थोड़ा फर्क है, इसलिए समझना जानना जरूरी है। इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट वो होता है जहां पे कॉग्निटिव फंक्शन में आ जाता है, मेमोरी आ जाती है, लॉजिक रीजनिंग आ जाती है, उसमें डेफिसिट है, उन एबिलिटीज में बच्चे को कमी है, ठीक है, टिपिकल एज रेंज के हिसाब से, जैसे मान लो 7 साल का बच्चा, उसको जितनी समझ होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो एज वाइज जो चीजें बढ़नी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग या मेमोराइजेशन की पावर और बाकी चीजें, वो नहीं हो रहा है, तो एज की रेंज के हिसाब से जितनी एबिलिटी होनी चाहिए ना उतनी नहीं है, उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। नहीं है नहीं देखा, लेकिन ये है तो आपका टॉपिक सिलेबस में, एक मिनट इंग्लिश का कर लेते हैं फिर हिंदी में भी देखेंगे, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें ना, तो ये है मेंटल फंक्शनिंग, और इसमें जैसे कम्युनिकेशन में भी लेक होता है, अपने आप की टेक केयर भी नहीं कर पाते और सोशल स्किल्स भी नहीं डेवलप होता, अगर डिसेबिलिटी है तो बिल्कुल ही डिसेबल है, मतलब कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, दिया हुआ होगा देखा डेफिनेशन, ये रहा ना इसमें मतलब मैं तो एक साथ ही बोल देती हूँ, जैसे कोई अडेप्टिव स्किल है, रीजन दिख रहा है, अंडरस्टैंड दिया हुआ रहता है, ठीक है, ये सब मैंने बोला कम्युनिकेशन है ना, ये दिया हुआ है। तो इम्पेयरमेंट बोले तो खाली ब्रेन के जो हमारे उसके हिसाब से कॉग्निटिव स्किल्स के हिसाब से हम चल रहे हैं, मेमोराइजेशन, लॉजिक, रीजनिंग, पर डिसेबिलिटी बोलेंगे तो टोटल डिसेबल है बच्चा, ठीक है, अनेबल है टू कम्युनिकेट, अपना टेक केयर भी नहीं कर पाते, जैसे वॉशरूम वगैरह जाना है वो भी नहीं बता पाएंगे, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा मेंटली रिटार्डेड आप समझ लो, जो अपने टेक केयर भी नहीं कर सकते, तो डिसेबल और इम्पेयरमेंट में फर्क आ गया समझ में, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब कॉजेज क्या क्या होते हैं वो देखते हैं, फिर हिंदी की बुक में हम देखते हैं, ठीक है, कहाँ पे, इम्पेयरमेंट मतलब वो बच्चे का जीनियस नहीं है बट इंटेलिजेंट है। हाँ इंटेलिजेंट है इतना, मतलब एज वाइज जैसे होता है ना, मान लो कि 8 इयर्स का बच्चा है, उस हिसाब से बाकी जो 8 इयर्स के बच्चे जितना समझ रखते हो सकता है उतना नहीं रख रहा है, कम रख रहा है, उसकी समझ 7 साल के बच्चे जितनी है, ये हो सकता है, पर वो टेक केयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इम्पेयरमेंट में, हाँ कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपना मुझे वॉशरूम जाना है बाकी चीजें करनी वो कर सकते हैं, 8 साल का बच्चा हो सकता है 6 साल के बच्चे के जैसा बिहेव करे, बट इतनी चीजें अपना टेक केयर करना, कब मुझे भूख लगी है, कब मुझे वॉशरूम जाना है, ये सब कम्युनिकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, अपना टेक केयर कर सकते हैं, ठीक है, पर ये जो होते हैं डिसेबिलिटी वाले बच्चे वो अपना टेक केयर तक भी इवन नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अब रीजन क्या है इसका इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट का, मेनली जो आपके सिलेबस में है वो इंपेयरमेंट ही है, पर थोड़ा सा डिफरेंस था तो मैंने आपको बता दिया,
रीजन क्या है, वही जेनेटिक है, ठीक है। प्रीनेटल, पेरीनेटल और पोस्टनेटल जो हम हमेशा डिस्कस करते आए हैं वही रीजन है, तो उसको हम फिर से डिस्कस नहीं करते। रीजन में आप क्या लिखोगे इसके रीजन में? प्रीनेटल, पेरीनेटल, पोस्टनेटल। इसका मतलब बता रखा है सबको, बताओ कौन बताएगा? बता रखा है ना रीजन जो बार बार हम डिस्कस करते हैं, इसका मतलब क्या है? प्रीनेटल बिफोर बर्थ, पेरीनेटल एट द टाइम ऑफ बर्थ, पोस्टनेटल आफ्टर बर्थ, ठीक है। बिफोर बर्थ में मदर की डाइट और बाकी चीजें आ जाएंगी। पेरीनेटल में डॉक्टर एक्सपीरियंस, ठीक है, जो कॉर्ड लिपट गया बच्चे के गले में, है ना, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा ब्रेन तक, वो सारा था। और पोस्टनेटल में आफ्टर बर्थ में उसका डाइट कैसा है, न्यूट्रिशियस फूड ले रहा है नहीं ले रहा है ना, कोई इंजरी तो नहीं है, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये 3 रीजन होते हैं इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। ये पेरीनेटल, ये एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। ये बिफोर बर्थ होता है प्रीनेटल, प्रीनेटल बिफोर बर्थ, पेरीनेटल एट द टाइम ऑफ बर्थ, पोस्टनेटल आफ्टर बर्थ, ठीक है। और जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, अगर मतलब फैमिली में किसी को इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है तो वो बच्चे में भी आने के चांसेस रहते हैं। इसको हम फिर से डिटेल में नहीं डिस्कस करते। प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जो इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट वाला बच्चा अगर आपकी क्लास में होगा तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे? तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, हो सकता है उसकी फिजिकल ग्रोथ वो अंडर डेवलप्ड हो, मतलब बाकी बच्चों जैसा, जैसे हाइट होनी चाहिए, ठीक है, जैसा वेट होना चाहिए वैसा ना हो, ऐसा अंडर वेट हो, कम हाइट का हो, ठीक है, देखने में वीक लगता हो बच्चा, ऐसा हो सकता है। Ma'am, excuse me. हाँ जी, Ma'am, some students are asking to join, so please allow them. ओके ओके, सबको बोलो एक बार। अबे यार चलो, ये स्क्रीन भी ब्लैंक हो रही है ना, एक बार बुलाना सर को, बुलाना कुछ से। मैम जैसे बच्चे का लिंक को क्लिक करेंगे तो अपने आप नहीं आ पाएंगे? नहीं, वो अगर अलाउ कर रखा होगा ना आपने की ऑटोमेटिक एंट्रेंस वाला होता है, वो नहीं कर रखा है शायद इसलिए। तो यहाँ से जब एंटर करेंगे तब परमिशन होती है, अगर आपने दे रखी है तो ऑटोमेटिक हो जाता है, नहीं दे रखी होगी तो नहीं होता। हाँ, नहीं तो जैसे फ्रेंड्स अपने किसी को भी ले तो हाँ, मैम एक्सक्यूज मी। यस। मैम ये डिसलेक्सिया वाला जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग में आएगा मैम कि शॉर्ट में? डिसलेक्सिया क्या है, जैसे बोल देंगे कि एक्सप्लेन, 2-3 टाइप की ना लर्निंग डिसेबिलिटी को एक साथ बोल देते हैं कि डिस्कस करो, ठीक है। ओके मैम। तब तो ये लॉन्ग में हो जाता है, अगर शॉर्ट नोट भी आ सकता है डिसलेक्सिया में। ओके, थैंक यू मैम। दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। टू टाइप्स की डिसलेक्सिया के अलावा 2 टाइप्स की और डिसेबिलिटी होती है जो इसमें सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम नहीं गए, पर थोड़ा सा बता देती हूँ। डिस्ग्राफिया होता है जिसमें राइटिंग प्रॉब्लम आती है, जैसे बच्चे लिख देते हैं उल्टा, ठीक है, लिखने में छोड़ देते हैं लेटर या वो कर देते हैं। और एक होता है डिसकैलकुलिया जो कैलकुलेशन में दिक्कत आती है बच्चों को। सिलेबस में नहीं दे रखा होगा, फ्रंट सिलेबस तो सबका एक ही है, बाद में दे रखा होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी में दे रखा होगा। हाँ, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है एक टाइप, स्पेलिंग बता दूंगी जो आपने दो, ठीक है। डिसलेक्सिया के अलावा होता है डिस्ग्राफिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया भी होता है। ग्राफिया राइटिंग डिसऑर्डर होता है और डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, ठीक है। डिसग्राफिया में लिखने में प्रॉब्लम आती है और डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर है, ये आपको पढ़ लिया आपने। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम मैंने आज मेरे को लेट हो गया ज्वाइन करने में क्लास, आप बता सकते हैं किस पेज नंबर का क्वेश्चन आप हमें करवा रहे हैं अभी? इंग्लिश में है 114 पे, हम इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट कर रहे हैं। और हिंदी में मैम? हिंदी में ये कहाँ पे इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट? 173 हिंदी में, ओके। ठीक है।
तो आप ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? हम ये बात डिस्कस कर रहे थे, इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट वाले बच्चों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो फिजिकल ग्रोथ में हमने देखा कि हो सकता है वो एवरेज जो नॉर्मल जैसे हाइट वेट होना चाहिए बच्चे का वैसे ना हो, ठीक है। फिजिकल कुछ डिफॉर्मेशन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट ब्रेन इंजरी की वजह से भी हो सकती है, उसकी वजह से फिजिकल पार्ट में भी इशू आ सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ फिजिकल डिफॉर्मेशन देखने को मिले। रिटार्डेड मूवमेंट एंड बैलेंस, नॉर्मल इंसान हम कैसे चलते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है, जहां पैर रखना है वहां रख रहा है, नॉर्मली चल रहा है। पर ऐसे बच्चों का जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है वो खराब होता है, मतलब पैर मान लो मैं रखना कहीं चाह रही हूँ, पड़ कहीं और रहा है, जर्की मूवमेंट्स, हिलती डुलती मूवमेंट, ठीक है। प्रॉपर से नॉर्मल इंसान चल फिर पाता है, वैसे हो सकता है ना हो, मूवमेंट में इनके दिक्कत हो। पुअर फाइन मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स क्या होते हैं? मोटर स्किल्स होते हैं मूवमेंट की स्किल्स, हाथ पैरों को हिलाना, यूज करना। आप राइटिंग करने के लिए, ठीक है, अपने मोटर स्किल्स का यूज करते हो, पेंसिल को कैसे होल्ड करना है, कैसे घुमाना है, ठीक है, आगे लेके जाना है, ये सारी चीजें। तो फाइन मोटर स्किल्स ऐसे बच्चों की अच्छी नहीं होती, हो सकता है उनको पेंसिल होल्ड करने में दिक्कत आए, ठीक है। ए मान लो आप बना रहे हो कि ऐसे जाना चाहिए, उनका हो सकता है लाइन ऐसी चली जाए, ये फाइन मोटर स्किल्स की कमी होगी ऐसे बच्चों में। बाकी आते हैं कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में, ब्रेन में। तो आईक्यू जो होगा वो एवरेज बच्चों से आईक्यू कम होता है ऐसे बच्चों का। कंसंट्रेशन में कमी देखने को मिलेगी, हम तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से ही हो रहा है। और इनअटेंशन, ध्यान नहीं देंगे चीजों पे। अंडर डेवलप्ड स्पीच एंड लैंग्वेज स्किल्स, स्पीच और लैंग्वेज इनकी अंडर डेवलप्ड होगी, ठीक से बोल नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे चीजों को। मेमोरी पुअर होती है, अटेंशन, परसेप्शन, इमेजिनेशन, थिंकिंग, कंप्यूटिंग एंड कंसंट्रेशन सब कुछ पुअर लेवल पे होता है बच्चों का। उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में लैक करते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मतलब जैसे मैंने बोला बच्चे को गो एंड गेट द बॉल, नॉर्मल बच्चा होगा फट से भाग के गया ले आया, बिल्कुल छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, हो सकता है उसको समझ नहीं आया कि मैंने क्या बोला, हो सकता है आप 2 बार 3 बार पूछ सकते हैं, आपने बॉल बोला हो वो कुछ और उठा के ले आया हो, स्टिक पड़ी हो वो उठा के ले आया हो। तो इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब होता है मैंने इन्फॉर्मेशन पास ऑन किया और आपने अंडरस्टैंड किया, दैट इज आपके ब्रेन ने उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया, समझा। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऐसे बच्चों में लैक करती हो, नहीं समझ में आए उनको। डिफेक्टिव शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब अभी याद है फिर भूल गए, वो 15 मिनट वाला। हाँ जैसे ये बोल रहे थे इनके बच्चे का, लेकिन बात वो नहीं है, मैथ्स में तो बहुत बच्चों का ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म दूसरी बातें पूछ लो वो तो याद है ना, हाँ। तो फिर आप नहीं कह सकते शॉर्ट टर्म मतलब मेमोरी। प्रैक्टिस नहीं करता होगा। हाँ बिल्कुल, शॉर्ट टर्म मेमोरी में ऐसा होगा कि वो हर चीज ही भूल रहा है, फिर समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि मैथ्स का रेडियस और डायमीटर का वो नहीं कर पा रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर ली, बाकी चीजें तो उसको याद होंगी, उसको आधे घंटे पहले का पूछ लो फ्रेंड ने क्या किया, कहाँ गया, क्या प्लान बनाया, फिर दैट इज नॉट शॉर्ट टर्म मेमोरी। आपको तो याद है ना, आधे घंटे पहले की बात याद है, 1 घंटे जो आपकी इंटरेस्ट वाली चीज, आपने कौन सा कार्टून देखा वो आपको याद है, ठीक है, कल घूमने जाना है वो चीज याद है, तो दैट इज नॉट शॉर्ट टर्म मेमोरी। फिर यहाँ पे लैक ऑफ प्रैक्टिस। उसके बाद आता है सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, सोशल एडजस्टमेंट उसको दिक्कत आएगी, जैसे फ्रेंड्स बनाना, बात कर लेना, शेयर कर लेना चीजें, ये सब में दिक्कत आएगी। इंटरेस्ट एंड ओरिएंटेशन कम दिखेगा चीजों में। इरेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे रेस्पॉन्सिबल होते हैं ना बच्चे वैसे नहीं होंगे ये। एलूफनेस, अकेले रहना पसंद करना, घूमना, एलूफनेस होता है। एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, गुस्सा करेगा छोटी छोटी चीजों पे, करेगी ऐसा होगा तो। लो सेल्फ एस्टीम, अपने आप के बारे में, ठीक है, बहुत सेल्फ स्टीम लो रहता है, मतलब उतने कॉन्फिडेंट और ऐसे नहीं रहते बच्चे। इमोशनल इंबैलेंस रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे रो देना, चिल्ला देना, ठीक है, या हंस देना, बहुत ज्यादा हंसना छोटी छोटी चीजों पे, तो ऐसे इमोशनल इंबैलेंस। सेल्फ स्टीम में सेल्फ मैम एस्टीम ये क्या तो होता है, ड्रग एडिक्टेड वालों के सिम्टम है ठीक है, सारे। तो मतलब नहीं मैम, कॉन्फिडेंस की कमी होगी। हाँ तो लो सेल्फ एस्टीम वही होता है ना, मतलब अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट जो होता है कि ना अपने लिए खड़े होना, है ना, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं उनको भी बोलते कि नहीं ऐसे नहीं, मैं नहीं, बोलते हैं ना, तो वो चीज उसमें कम होगी लो सेल्फ एस्टीम में। एक्सेसिव मूड स्विंग्स होते हैं, अभी हंस रहे हैं अभी रो रहे हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे। एविडेंस ऑफ प्रीमेच्योर और लेट रिएक्शन, या तो आपके बोलने से पहले ही वो आंसर दे देगा, या बोलने के बहुत देर बाद तक भी सोचता रहेगा, या तो प्रीमेच्योर रिएक्शन होंगे, पहले ही दे देगा, बात को बिना कंप्लीट किए ही रिएक्शन देना है, जल्दी जल्दी जल्दबाजी में, या तो बहुत देर से रिएक्शन दे रहा है, या तो प्रीमेच्योर होगा या लेट होगा रिएक्शन, मतलब टाइम से नहीं होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग या तो ठीक है बहुत लेट जा रही है उनकी, या तो उसको हड़बड़ी है, ठीक है ना, वो हाइपर एक्टिवनेस है कि मुझे जल्दी जल्दी आंसर करना है बिना सुने ही कुछ भी, ठीक है, ऐसा होता है। प्रिमिटिव रिएक्शन, डिसरप्टिव बिहेवियर, प्रिमिटिव रिएक्शन मतलब बिल्कुल जो बेसिक लेवल का है वैसा रिएक्शन ये देते हैं। डिसरप्टिव बिहेवियर, कंसिस्टेंसी नहीं है बिहेवियर में, डिसरप्टिव नेचर, ठीक है, कभी भी कुछ भी रिएक्शन देना, दैट इज डिसरप्टिव बिहेवियर। तो ये हमें देखने को मिलता है
इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चों में। ये कैरेक्टर्स है। अब एक मिनट अभी 175 और 174 दे रखा है 174 और 175 एक बार देखिए। बाकी हिंदी के बच्चे एक बार देखिए 174 और 175 पे। ये मैम फोर्थ वाला प्रिमिटिव का क्या नाम? प्रिमिटिव का होता है बहुत बेसिक रिएक्शन लेना, ठीक है, बेसिक। और डिसरप्टिव होता है इनकंसिस्टेंट बिहेवियर जो होता है उसको बोलते हैं। बट उसके बाद है आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है, चलते हैं। इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंट एंड इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस, डिफरेंस रादर देन डेफिसिट पर्सपेक्टिव। क्या नहीं है? ये तो बोल रहे हैं, लाओ दिखाओ, लर्निंग डिसेबिलिटी के वो दे रखे कॉज लाओ दिखाओ। टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी ये हो गया। डिसकैल्कुलिया, एडीएचडी के लक्षण। अरे तो ये सेम ही है, ये सेम है, उसी रीजन की वजह से तो इंटेलेक्चुअल, अगर एक रीजन ऑफ एडीएचडी का मान है ना, ये कंफ्यूज कर रहा है। आप यहाँ पे इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट लिख दो, पेंसिल से सेम है, क्योंकि इसका रीजन भी तो वही है ना। अगर एडीएचडी की वजह से वाला इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, तो रीजन तो सेम ही होंगे, सिम्टम, ठीक है। तो आप हिंदी वाले बच्चों जो एडीएचडी के लक्षण है ना, उसके ब्रैकेट में आप इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट लिख लो, सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। यही आंसर आएगा आपका, दूसरा नहीं आएगा। और अभी जो हम पढ़ेंगे एजुकेशनल नीड्स, ठीक है, स्पेशल चाइल्ड फॉर सेन लर्नर्स, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स पढ़ेंगे, वो नीचे वाला टॉपिक है आपका। ये है पेज नंबर 175 जो पॉइंट दिए हुए हैं ना, ये है, ठीक है। अभी जो करेंगे वो टॉपिक ये रहा, और ये लक्षण जो आइडेंटिफाई वाला हमने पढ़ा ना, वो तो यही है सेम। एडीएचडी जो है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एडीएचडी के जो लक्षण लिखे हुए हैं ना, वो सेम इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट के लक्षण है, तो उसको आप ब्रैकेट में ये भी लिख लो। दे रखा होता है वही ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग इधर उधर, बाकी दे रखे। मैम बुक नहीं समझ पा रहे बच्चे को, क्या समझेंगे? नहीं, अभी मैंने बताया ना, तो आप उसको लिख लो ब्रैकेट में। अब आगे मिल गया आपको, ठीक है। सेम ही चीजें हैं जो हमने अभी डिस्कस की। हाँ, अब ये करेंगे स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, सेन लर्नर्स भी बोलते हैं आपको। किसी बोलेंगे ना तो कि these स्टूडेंट्स बिलोंग टू सेन लर्नर्स कैटेगरी, तो स्पेशल एजुकेशनल नीड वाले लर्नर, ठीक है, जिनकी जो लर्निंग की नीड्स है वो नॉर्मल बच्चों जैसी नहीं है, स्पेशल नीड्स है। स्पेशल ज्यादा ही नीड ज्यादा ही होती है बाकी बच्चों से ना, आपको ज्यादा अटेंशन और बाकी, तो उसको वो जो नीड है वो किस टाइप की नीड है, और एज अ टीचर आप उसको कैसे फुलफिल करोगे, ठीक है। सेन लर्नर्स, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं वो बाकी बच्चों से अलग है ना, तो सेन कैटेगरी में आएंगे। तो उनकी नीड्स कैसी होंगी, स्पेशल, स्लो लर्नर हो सकते हैं, डिसलेक्सिक, सबको बोला गया इसमें, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन नीड वाले सारे बच्चे जो हमने इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट पढ़ा, या स्लो लर्नर पढ़ा, या डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, कैसे भी बच्चे, तो एक ओवरऑल आप कैसे सॉल्यूशन लेके आ सकते हो, कैसे नीड को पूरा कर सकते हो, ठीक है। स्पेशल एजुकेशनल नीड्स सेन, वो हिंदी में उसके बाद जो पॉइंट्स में दिया हुआ है ना, वही वाले पॉइंट्स है, ठीक है। स्पेशल एजुकेशनल नीड्स सेन बोलते हैं हम शॉर्ट में, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। ऐसे बच्चों की जो एजुकेशनल नीड्स होती है कैसी होती है, स्पेशल टाइप होती है, जो नॉर्मल बच्चों की नहीं होती, उससे हटके होती है। तो एज अ टीचर आप कैसे कर सकते हो, तो पहला होता है प्रॉपर ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करो, क्लासिफाई करो बच्चा कि आपकी क्लास में अच्छा इसको अलग से नीड की जरूरत है, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन की नीड इसको अलग से है, ये स्लो लर्नर है, इसको ये दिक्कत है, तो वो क्लियर करो अपने मन में कि किसको किस टाइप की नीड है। मान लो उसकी नीड कुछ और है, बीमारी कुछ और है, मैं दवाई किसी और चीज की दे रही हूँ, कोई फायदा नहीं होगा, है ना। पहले तो हम बीमारी तो पहचाने कि बच्चे को दिक्कत किस बात की है। तो अगर प्रॉपर आप पहले डायग्नोज, अगर बोलते हैं ना कि डॉक्टरों के पास जाओ, वो बीमारी नहीं समझते, दवाइयां चलाते रहते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। अगर एक बार बीमारी एग्जैक्ट डायग्नोस हो गई ना, आप एक टैबलेट में भी ठीक हो सकते हो, ठीक है। तो रीजन प्रॉपर पता होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उनकी ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन करनी है। इंडिविजुअलाइज्ड हेल्प ऑब्वियसली, ठीक है, जब तक आपको स्पेशल एजुकेटर वगैरह प्रोवाइड नहीं करता, या इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करते हैं जहाँ हर टाइप के बच्चे आप ही की क्लास में, तो आपको इंडिविजुअलाइज्ड हेल्प आपको करनी पड़ेगी उस बच्चे की। लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, जितना हो सके बच्चा करके सीखे। स्लो लर्नर से जल्दी ग्रैब नहीं करते पॉइंट्स को,
तो करके सीखेंगे तो थोड़ा उनके लिए आसानी रहेगी। एडेप्टेशन ऑफ द करिकुलम, करिकुलम जो हमें प्रोवाइड किया जाता है वो बहुत ही ऐसा प्रोवाइड किया जाता है कि सारे बच्चे मान लो एवरेज हैं या अबव एवरेज हैं और पढ़ लेंगे, नहीं, उस करिकुलम को आपको अपने हिसाब से थोड़ा अडेप्ट करना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, टीचिंग मेथड में फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, तब जाके होगा। रेडीनेस प्रोग्राम, रेडीनेस प्रोग्राम मतलब यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर, ठीक है, टू दिस काइंड ऑफ फॉर दिस काइंड ऑफ चिल्ड्रन, आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। रेडीनेस प्रोग्राम, आपको एक क्लास में एंटर करने से पहले यू शुड प्रिपेयर कि ऐसे बच्चे भी मेरी क्लास में हो सकते हैं और मुझे उन्हें पढ़ाना है, रेडीनेस प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद ग्रेडेड करिकुलम, ठीक है, ग्रेडेड करिकुलम जो ग्रेड वाइज जो क्लास वाइज करिकुलम है ना वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जिस क्लास में जिस चीज की नीड है उसको पढ़ाया जाना चाहिए ताकि टीचर्स को आसानी रहे। रिपीटेशन, एक बार में तो समझ आएगा नहीं से बच्चों को, तो रिपीटेशन तो मैंडेटरी, आपको रिपीट करना पड़ता है। नीड बेस्ड करिकुलम, ठीक है, नीड बेस्ड, जैसे उनकी सेंसेस की ट्रेनिंग करना, ठीक है, नीड बेस्ड करिकुलम ऐसा होना चाहिए, ऐसी एक्टिविटी हो उसके अंदर जहाँ पे सेंस ऑर्गन्स की ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, वोकेशनल स्किल्स और क्राफ्ट वगैरह सिखाए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे आगे चल के सोसाइटी में कैसे सर्वाइव करेंगे। तो गांधी जी ने बहुत पहले 1930 में बोला था, बेसिक एजुकेशन में गांधी जी ने बोला था कि सबको स्कूल में क्राफ्ट सिखाया जाना चाहिए, ताकि वो मतलब आगे चल के 12th के बाद 10th के बाद नहीं पढ़ पाए तो दे कैन लीव देयर लिवलीहुड, ठीक है, अपना अर्न कर सके, अर्न देयर लिवलीहुड, अपना अर्न कर सके और कुछ ना कुछ कर सके, तो ये होना चाहिए। पीयर ट्यूटरिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीयर ट्यूटरिंग? हम जो बच्चों के साथ बैठ के मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ ही पढ़ लेना, ठीक है, टीचर से हो सकता है हेजिटेट करता हो कुछ पूछने में, पर फ्रेंड से आसानी से पूछ लेगा, ये बता देना मुझे नहीं समझ में आया, तो पीयर ट्यूटरिंग, ठीक है, आपस में। था 9th क्लास में जो मेरा क्लासमेट था वो मेरे पास भी पढ़ने आया था, एक बार मैथ्स पढ़ने आया, साइंस पढ़ने आया था, उसको ना मतलब एक चीज मैंने 2 बार ही समझाई, उसको छोटी सी बात समझ ही नहीं आ रही थी, मैं और तेज और कामों में तो बहुत तेज है, तेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, मैंने उसको डंडा मार के भगा दिया, मैं आज के बाद नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, पीयर ट्यूटरिंग, तो पीयर ट्यूटरिंग में फ्रेंड्स के साथ ज्यादा वो होता है। रिवर्स मेन स्ट्रीमिंग, रिवर्स मेन स्ट्रीमिंग का मतलब है पहले का कॉन्सेप्ट कैसा था कि स्पेशल बच्चों के लिए अलग स्कूल है ना, वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम, और उनको क्या करना है, उनको अलग से वो करना है, ठीक है, अलग स्कूल में ब्लाइंड बच्चों के लिए अलग स्कूल, मेंटली हैंडीकैप बच्चों के लिए अलग स्कूल। पर रिवर्स मेन स्ट्रीम में क्या बोला जा रहा है कि ऐसे बच्चों को आप मेन स्ट्रीम सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करो, ठीक है, सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में साथ लेके चलो, जहां नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं वहीं आपको उसी क्लास में स्पेशल बच्चों को बैठा के पढ़ाना है, so that they can feel that they are also a part of this society, वो कोई एलियन नहीं है। ये क्या हुआ? बुरा लगने लग जाएगा, बुरा लगेगा, सेल्फ जो स्टीम हम पढ़ रहे थे वो आप लोग चली जाती है, वर्थलेस फील करते हैं, सोसाइटी का पार्ट फील नहीं करते। मैम इसमें चल रहा है, इसमें चल रहा है, फिर यहाँ पे कुछ इश्यू है, मैम पूछ लो ना साउंड क्लियर है या नहीं है। Am I audible to all of you and visible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. इनको देख लो, क्लास में मैं इनके मिस्टर इंडिया थोड़ी हूँ, यहाँ खड़े खड़े ना दिखूं। Online students, am I visible and audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. ऐसा तो नहीं रिकॉर्डिंग का कोई इशू है, रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही है, कर दो ना, पेज खुला हुआ है कोई, करो इसको। अरे उठ जाओ बहन, नहीं बहन सामान रखा है, माउस भी नहीं चल रहा है, थोड़ा सा हिल रहा बस ऐसे, छोड़ दो। रिकॉर्डिंग में कुछ होना अरे है। इसके पीछे वाला बैठ नहीं पीछे वाले पे तो चल रहा है, ये पेज ओपन हुआ है, कोई नहीं, वो भी अपनी मर्जी से। चलो ठीक है, रिवर्स मेन स्ट्रीमिंग में हमें बोल रहे हैं कि ऐसे बच्चों को आप मेन स्ट्रीम सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में लेके आना है। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, अगर आपकी क्लास में ऐसा कोई बच्चा है तो आपको उसके लिए अलग से प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, इंडिविजुअलाइज, हर एक बच्चे के लिए इंडिविजुअलाइज। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, उनका आप यूज करिए, ठीक है, कंप्यूटर का यूज करिए, बाकी सिस्टम्स है उसका यूज करिए। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन हम इसको बोलते हैं CAI, उसका आप यूज करिए। बिहेवियरल मैनेजमेंट टेक्निक सिखाइए ऐसे बच्चों को, ठीक है, क्योंकि इनका वो हमने बोला ना कि बहुत ही कैसा होता है, मूड स्विंग्स होते हैं,
इमोशनल इम्बैलेंस होता है, उन सब चीजों के लिए आपको बिहेवियरल मैनेजमेंट टेक्निक सिखाना पड़ेगा। ठीक है, रीइंफोर्समेंट करना, मोटिवेट करना, और टोकन सिस्टम, कहीं बाहर जा रहे हैं तो कैसे यूज करना है, कैसे टिकट्स लेते हैं, ऐसे भी सिखाते हैं बच्चों को। जैसे ऑडिटोरियम में मूवी दिखाने जाते हैं, सबको टिकट देते हैं कि टिकट शो करना है, फ्री, यू कैन टेक योर सीट एंड देन यू कैन वॉच द मूवी। ठीक है, तो ऐसे मैम एक बार ये बिहेवियरल सब चीजें मैनेजमेंट बता दीजिए। यस, हाँ मैम एक बार बिहेवियरल मैनेजमेंट बता दीजिए। बिहेवियरल मैनेजमेंट, ठीक है, जैसे ऐसे बच्चों की सोशल स्किल्स भी अंडर डेवलप्ड होती है। हमने पढ़ा ना सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, वो चीज नहीं पता होती है। तो स्कूल्स को क्या करना चाहिए, उनको बिहेवियरल मैनेजमेंट टेक्निक्स देने चाहिए कि हाउ टू बिहेव, कैसे बात करना है, ठीक है, कैसे चीजें करनी है। मतलब आप कहीं जा रहे हो, टोकन सिस्टम है, तो आपको टोकन कैसे लेना है, कैसे दिखाना है, फिर आपको एंटर करना है। ठीक है, बिहेवियरल सिस्टम में उसमें हम दिखाते हैं टाइम आउट करना, मॉडलिंग, ठीक है, या रीइंफोर्समेंट, मोटिवेट करना ऐसे बच्चों को डिफरेंट चीजों के लिए। बट मैम ये तो सिर्फ 6 घंटे तक ही रहता है ना, घर का तो माहौल ऐसा रहता नहीं है हर किसी का। मतलब 6 6 घंटे के लिए मतलब स्कूल में 6 घंटे ही होते हैं पढ़ने के लिए। एक दिन सिखा के छोड़ना नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए तो रिपीटेशन हम पढ़ रहे हैं ना। हम 6 घंटे सिखा रहे हो, घर में जाके वो कुछ और ही सीख रहा है, तो क्या करेंगे? हमें तो 18 घंटे सिखाना है। नहीं, देखो एजुकेशन, मैम बच्चों को जो बचपन से आदतें सिखाएंगे फिर सब मेरे साथ रहेंगे। देखो सिर्फ ना स्कूल कुछ नहीं कर सकता, ये है, लेकिन अब इसमें हम ऐसे पेरेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं ना जो बिल्कुल भी अनइंडल्ज हैं, जो बिल्कुल भी पेरेंट्स के साथ अनइन्वॉल्व पेरेंट्स बोलते हैं, अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग बोलते हैं, ऐसे पेरेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ जहाँ पेरेंट्स ही मतलब बच्चे के साथ सेम मतलब सही बिहेव नहीं कर रहे होते, कहीं लड़ रहे होते, झगड़ रहे होते, तो बच्चा भी ऐसे ही होते हैं। पेरेंट्स को डालेंगे ही स्कूल में। नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक होता है ना फिजिक्स में हम मान के चलते हैं। देखो इधर फिजिक्स में जब हम पढ़ते हैं ना कि ये लॉ एप्लीकेबल है, तो उसमें कुछ कंडीशन हम मान के चलते हैं कि ये 0 है, फ्रिक्शन 0 ये चीज है, तब ये चीज एप्लीकेबल है। क्योंकि क्वेश्चन जो आपने उठाया ऐसे ही बच्चे बोलेंगे यार ये तो फ्रिक्शनल फोर्स लग गया, ये कैसे हो गया। तो पहले फिजिक्स बोल के चलता है कि ये 0 है, ये 0 है, अब आगे आप बात करिए। तो यहाँ पे जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, ये मान के चला जा रहा है कि पेरेंट्स भी टोटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वली एज स्कूल एंड टीचर्स। ठीक है, ये क्राइटेरिया हम लेके बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता जहाँ पेरेंट्स पूरी अनइन्वॉल्व या अनइंडल्ज पेरेंटिंग है। बुक्स है वो तो अपना जो ये तो जो है ये हम टीचर्स के लिए होगा ना, ये उनके पेरेंट्स कर रहे हैं, लेकिन हम तो अपना पार्ट पूरा करेंगे। नहीं, आप अपना करोगे, प्लस देखो कम्युनिकेट करना आपको पेरेंट्स को। जब आपने बच्चा आइडेंटिफाई कर लिया, मान लो आपने टेस्ट कंडक्ट किए, आपको लगा, आप क्या करोगे, पेरेंट्स को पहले बुलाओगे ना, बात करोगे। घर में भी बच्चा रहता है, तो दोनों के कोऑपरेशन से ही चीजें हो सकती हैं। पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं ना मैम, आप ही देख लो, हमने तो आपके भरोसे फिर तो दिक्कत आएगी ना, फिर आप अकेले क्या कर लोगे। जितना कर सकते हो आप एज ए टीचर, अपनी ड्यूटी तो छोड़ोगे नहीं, पर रिजल्ट नहीं आएगा। फिर जितना एफिशिएंटली या इफेक्टिवली रिजल्ट आना चाहिए था उतना नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, तो ये जो भी आपको बताया जा रहा है, ये कंडीशन हम मान के चल रहे हैं कि जहां पेरेंट्स कोऑपरेट कर रहे हैं और टीचर्स भी इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही है उस चीज में। ठीक है, उसकी बात हम कर रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस हिंदी में कहाँ है ये? होगा, एक बार दिखा दो मुझे, रुक जाओ या मैं कर लूं, या दिखा दो मुझे, बता दो ना पेज नंबर, फिर आसानी रहेगी। इंग्लिश मीडियम 117 इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस, हिंदी में देखते हैं। इंग्लिश में 117 है। इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस मेथड्स आ गए सीधा। उसके बाद ऑब्जर्वेशन है, रिलेवेंस या आगे दे रखा वैसे। लर्निंग डिसेबिलिटी आ गई। नहीं, ये हिंदी में गिफ्टेडनेस नहीं दे रखा, लिसन, हिंदी की बुक में नहीं है, कहीं भी नहीं है। उसके बाद वो ऑब्जर्वेशन पे आ गए हैं सीधा, पर ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो आपको करना है।
इंटेलेक्चुअल जैसे इम्पेयरमेंट में होता है, कॉग्निटिव स्किल्स की कमी होती है ना, इसमें बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। नहीं, इंग्लिश वालों का भी नहीं होता, टेंशन लो। तो कभी तो हिंदी में इतना अच्छा दे रखा तो इनका 2 लाइन में खत्म होता है। बाकी सारे अच्छे हैं नहीं, ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये दोनों बहुत नहीं, बाकी सब तो दे रखे हैं दोनों में, अभी मैंने बताया ना आपको, ये वाला टॉपिक नहीं है। हाँ, गिफ्टेडनेस वाले ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। ये होता है जिनकी आईक्यू ना मोर देन 130 होती है, प्लस 130 आईक्यू। बिल्कुल, ठीक है। आईक्यू जो है वो 130 से ज्यादा होती है। मैम को बोलो, मैं उस वाली बुक में ना सारे नोट्स है, मैम हिंदी वाला भेज देंगे। हाँ, भेज देंगे, नीतू मैम भेज देंगे, ठीक है। ये नोट्स आपको मिल जाएगा। नहीं, वो नोट्स नहीं है, वो बुक है। नोट्स नहीं है मैम, यही बुक छाप के कह रही है नोट्स है। कौन बुक छाप रहे हैं? यही वाले नोट्स मतलब अभी उन्होंने व्हाट्सएप पे शेयर करे थे यूनिट फर्स्ट के, कह रही नोट्स से पढ़ लेना आप लोग। इसमें नहीं, वो तो कहीं और दूसरी बुक से भेज रहे हैं। टॉपिक वाइज जो मैम ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे ना, वही है वो सारा। हाँ, मैंने पढ़ा ना। ये लोग ग्रुप में है, मैं तो हूँ ही नहीं ग्रुप में। आप बोलना ना, नंबर दे देना, वो ऐड कर देंगे। आपको पहले भी बोला था वही चीज है। अब उसमें से किसी को कौन सा यूनिट के साथ नहीं, वो ब्रॉडकास्ट में लिसन मैसेज ब्रॉडकास्ट में जाता है ना, तो इंडिविजुअल जाता है। वैसे होता ग्रुप है, किसी पास टाइम नहीं इंडिविजुअली भेजने का, समझ लो। ब्रॉडकास्ट में बच्चे नंबर का मिसयूज करते हैं ना, तो इसलिए दिक्कत आती है। तो ब्रॉडकास्ट में है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट में होता है तो इसलिए ऐसे लगता है। आप दे देना अपना नंबर, मैम ऐड कर देंगे, ठीक है। या रुक के 1 मिनट करवा के चले जाना, जैसे भी होगा, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस, ठीक है, 2% पॉपुलेशन में ही मिलती है। हाँ, हो गई डिस्कशन आप लोगों की। 2% पॉपुलेशन में तो बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अभी होगा तो हम बुला देंगे मेरे को, ठीक है। ध्यान रखना, स्क्रीन होगा तो बोल देना, ठीक है। तो 2% पॉपुलेशन में ही देखने को मिलती है। और आईक्यू कितनी होनी चाहिए ऐसे बच्चों की? इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस बोलेंगे तो आईक्यू मोर देन 130 होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, इंटेलिजेंस और विजडम में क्या डिफरेंस रहता है? किसमें? इंटेलिजेंस एंड विजडम। इंटेलिजेंस एंड विजडम। विजडम, देखो विजडम होती है जो आपको ज्ञान बोलते हैं। इंटेलिजेंट क्या होता है? जैसे आपने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आपकी अच्छी है, मेमोराइजेशन आपकी अच्छी है, तो उसको बोलेंगे इंटेलिजेंट। में क्या होता है? आपकी समझ बहुत अच्छी है, रीजन आप बहुत अच्छा देते हो, लॉजिक आपको बहुत अच्छा लगाते हो। विजडम होता है मतलब आपको लाइफ से रिलेटेड भी बाकी चीजें भी, जब विजडम होती है ना, वो अलग चीज होती है। वो सिर्फ आप एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती, लॉजिक और रीजनिंग नहीं होती, ओवरऑल जो आपकी समझ होती है वो होती है। अपनी लाइफ को लेके, सोसाइटी को लेके, वर्ल्ड को लेके, जब सबके बारे में आप सोच रहे हो, कुछ अच्छा नोबल कॉज के बारे में, तो उस पर्सपेक्टिव में हम उसको विजडम बोलते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस बोलेंगे बस जब आपकी कॉग्निटिव स्किल्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसकी कितनी ज्यादा है, तो वो होती है तो इंटेलिजेंस। मैम, हम इंटेलिजेंस को विजडम का सबसेट बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? इंटेलिजेंस को विजडम का सबसेट बोल सकते हैं? नहीं, सबसेट नहीं बोल सकते, पर आप एक फैक्टर जरूर बोल सकते हो कि इंटेलिजेंस इसकी अच्छी होगी, समझ अच्छी होगी ना, तो वो फिर विजडम का एक फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करेगा आपको उस चीज के लिए, ठीक है। हम फैक्टर उसको बोल सकते हो, डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करेगा आपके विजडम में, तो ठीक है। अब बेसिकली देखिए विजडम आइडेंटिटी, स्ट्रांग होना चाहिए इंटेलिजेंस से ज्यादा।
तो मतलब हमें बच्चे के विजडम पे ज्यादा वर्क करना चाहिए, राइट, इंटेलिजेंस से ज्यादा। वो तो है इंटेलिजेंस, पर इंटेलिजेंस एक फैक्टर है और इंटेलिजेंस आप घटा बढ़ा नहीं सकते। हमने बोला लास्ट क्लास में इंटेलिजेंस इज टोटली जेनेटिक है। वो आप नहीं, आईक्यू अगर किसी का कम है ना, टीचर नहीं बढ़ाएगा उसको। टीचर क्या करेगा, उसे मेहनत करवा सकता है, उसको प्रैक्टिस करवा सकता है, बिलो एवरेज को एवरेज की लेवल पे ला सकता है, एवरेज को उठा के एबव एवरेज की लेवल पे ला सकता है मेहनत से। इंटेलिजेंस नहीं बढ़ेगी, वो जितनी मिल गई ना बाई जेनेटिक फैक्टर वो उतना ही रहने वाला है, वो नहीं बढ़ा सकते आप। ठीक है, आप इंटेलिजेंस, यू कैन नेवर इंक्रीज समवंस इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस नहीं बढ़ेगी। आप मेहनत करवा सकते हो, प्रैक्टिस करवा सकते हो, रिपीटेशन करवा सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, ड्रिल करवा सकते हो, ताकि बच्चा लेवल आगे जाए। इंटेलिजेंस नहीं बढ़ती है कभी भी। ठीक है, चलिए। टैलेंट तो होता है ना, गिफ्टेडनेस, गिफ्टेडनेस फ्रॉम टैलेंट। ठीक है, जैसे ये अपनी अपनी सोच है राइटर्स की, इस टॉपिक में हम पढ़ना ही नहीं है। कुछ बोलते हैं कि गिफ्टेडनेस होती है और जो टैलेंट होता है वो इनहेरिटेंस होता है, ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, कुछ बोलते हैं कि एनवायरमेंट का फैक्टर होता है, बहुत सारी चीजें, उसमें आपको नहीं जाना। आपको क्या होता है इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस बोले तो 2% पॉपुलेशन में मिलेगा, मोर देन IQ 130 होगा, दो चिल्ड्रेन आर इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड, बस यहाँ पे खत्म है। वो तो फिर कंट्रोवर्सी है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, थ्योरीज में हमें नहीं जाना। हम आइडेंटिफिकेशन पे जाएंगे कि ऐसे बच्चों को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। आइडेंटिफिकेशन पे हम जाएंगे, थ्योरी की कंट्रोवर्सी में नहीं जाते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन पे जाएंगे। जैसे क्यूरियोसिटी अबाउट मेनी थिंग्स, ऐसे बच्चे क्यूरियस होते हैं बहुत सी चीजों को जानने के लिए, थॉटफुल क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, एज अ टीचर मतलब आप भी एक सेकंड सोचते हो कि नहीं सही है, अच्छा क्वेश्चन है। हम बोलते हैं ना अच्छा क्वेश्चन है, जहां टीचर को भी सोचने पे मजबूर होना पड़े, दोज आर थॉटफुल क्वेश्चंस। उसके बाद एक्सटेंसिव वोकैबुलरी इनकी होती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है बातचीत करने में, इतना सिंपल नहीं होता, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज करते हैं, वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, एक्सप्रेस देमसेल्व्स वेल, अपनी फीलिंग्स को, क्वेश्चंस को, बाकी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। सॉल्व प्रॉब्लम्स इन यूनिक वेज, आपने जो मेथड सिखाया ठीक है, लेकिन बच्चा कहीं ना कहीं से प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करके किसी और मेथड से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देगा। और हो सकता है ऐसा बच्चा आपने नहीं सोचा होगा, अरे ये इस मेथड से भी हो सकता है। क्यों, टीचर्स हमें सालों से एक ही ट्रेडिशनल उसमें पढ़ा रहे हैं, बच्चे ने हो सकता है जिस तरीके से सोचा आपने नहीं सोचा और करके दे देगा बच्चा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, गुड मेमोरी, ऑब्वियसली इंटेलिजेंट है तो कहीं ना कहीं मेमोरी तो कंट्रीब्यूट करती है। अगर आप फॉर्मूला ही भूल गए हो तो अप्लाई कैसे करोगे। ठीक है, तो गुड मेमोरी एक उसका फैक्टर होता है, कंट्रीब्यूटरी फैक्टर। अनयूजुअल टैलेंट इन आर्ट, म्यूजिक एंड क्रिएटिव ड्रामेटिक्स, इनमें अनयूजुअल टैलेंट होता है, बहुत अच्छे होते हैं इन सब फील्ड्स में। ठीक है, ओरिजिनल इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी है, जो इमेजिनेशन होगी किसी की कॉपी नहीं होगा, ओरिजिनल अपना होता है। ठीक है, प्रीवियसली लर्न थिंग्स इन न्यू कॉन्टेक्स्ट, अभी मैंने बोला ना पुराना कुछ पढ़ाया हुआ उसने उसने लिंक करके नए तरीके से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो प्रीवियस नॉलेज को बहुत अच्छे से यूज करना आता है। अनयूजुअली एबल टू ऑर्डर थिंग्स इन लॉजिकल सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज बहुत अच्छे से करते हैं। इलाबोरेट एन आइडिया, कोई भी टॉपिक इनको दे दो उसको बहुत अच्छा वो डिस्कस एंड इलाबोरेट कर सकते हैं। फास्ट लर्नर्स होते हैं, ऑब्वियसली बहुत जल्दी समझते हैं। वर्क इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं और इनिशिएटिव ले सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है। इंटेलिजेंट है, इतना समझ है चीजों की, तो लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। विट एंड ह्यूमर, ऐसा नहीं कि बहुत बोरिंग नहीं होते। ठीक है, ह्यूमरस वे में चीजों को प्रेजेंट करना, बातचीत करना, ये सब चीजें इनमें कहीं खड़े भी होते हैं ना तो सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छे थिंकर्स होते हैं या टॉप जो प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है बिल्कुल। ठीक है, सस्टेन्ड अटेंशन स्पैन एंड विलिंग टू परसिस्ट ऑन चैलेंजिंग टास्क, अटेंशन स्पैन का बहुत हाई होता है, बहुत देर तक किसी से बातचीत कर सकते हैं, किसी टॉपिक पे अटेंशन दे सकते हैं, सुन सकते हैं लेक्चर्स। ठीक है, और चैलेंजिंग टास्क को लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, ऑब्जर्वेशन इनकी बहुत शार्प होती है हर चीज को लेके। मेकिंग अप स्टोरीज एंड टेलिंग देम, कहानियां बना सकते हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। रीडिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन जो अपनी क्लास में आप देख एक्सक्यूज मी सकते हैं। मैम। यस मैम जैसे आपने हाँ बताया कई बार, मैम एम आई ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल प्लीज। मैम जैसा कि भी आपने बताया कि ये सारे इंटेलिजेंट बच्चे के फीचर्स हैं, मतलब हम इन सब चीजों को देख हाँ, के पहचान जाते हैं कि कैरेक्टर बच्चा इंटेलिजेंट है। पर मैम कई बार ऐसे बच्चों के अंदर मैंने देखा है थोड़ा सा उनके अंदर एक अहंकार भी होता है कि मैं ही मैं हूँ, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। तो वो कई बार बच्चे क्या करते हैं, टीचर को टेस्ट करते हैं
अब सपोज जैसे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो खैर मुझे तो पढ़ाते हुए 10 साल हो गए, कोई भी बच्चा कुछ पूछता है तो 99.9% केसेस में ऐसा होता नहीं कि मुझे वो ना आता हो। पर लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे बच्चा होता है वो जान के टीचर को टेस्ट करने के लिए कुछ मतलब क्वेश्चन पूछता है, तो उस टाइम पे टीचर को नहीं आता, तो उस टाइम पे फिर टीचर को क्या करना चाहिए? ठीक है, देखो एक तो होता है टीचर, टीचर को तो बात बनाना बहुत अच्छा आता है। या तो देखो आपको जो टॉपिक पूछ रहे हैं आसपास का कॉन्टेक्स्ट तो आपको पता है, मेनली एग्जैक्ट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। टीचर को ऐसा नहीं कि 100% सब कुछ ही आता हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। लेकिन आप उसको किस वे में हैंडल कर रहे हो ना पूरी क्लास के आगे, वो मैटर करता है। आपको मैम वही आसपास का एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट पूछ पता रहा होगा, था। आप उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करो, लिंक करो और बोल दो कि कल मैं आपको इसका डिटेल आंसर दे दूंगा एंड एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली। इसमें कोई वो ऑफेंड होने वाली बात भी नहीं है। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको कल बता दूंगा थोड़ा बहुत उसका बेस कॉन्सेप्ट, ये सब तो आपको पता होगा कॉन्टेक्स्ट, उसको एक्सप्लेन करिए, बोलिए कि बाकी एग्जैक्ट आंसर आई विल डिस्कस टुमारो। मैं भी अपने मैम टीचर वहीं से से पूछ ही बता देती पीछे थी या फिर बच्चे, वो ये होगा, आप सर्च करके आना और बिल्कुल अगर नहीं आएगा तो फिर मैं भी बता बिल्कुल दूंगी। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बोलिए। मैम फिर ऐसा होता है ना, फिर जो बैक बेंचर्स होते हैं फिर विस्परिंग की आवाज आने लगती है, खुद तो पढ़ना नहीं आता, खुद कुछ आता नहीं, पढ़ाने चल दिए। तो इस तरीके से वो पीछे बैठे हुए जो बैक बेंचर्स होते हैं वो But ताने being a मारते हैं। teacher, शुभम, अगर आप इन सबसे इफेक्ट होने लग गए, सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, आपको हैंडल करना चाहिए उस तरीके से। ठीक है, वो तो सीख जाओ आप। वो तनुवट सर ने देखा, उसने क्वेश्चन पूछते हैं, वो मतलब कार्डियोलॉजिस्ट नहीं होता, वो उसको खड़ा करके खुद भाग जाता था, वो कहता क्वेश्चन करता, कहता गुड क्वेश्चन, क्या मुझे खुद को दिल का दौरा आ गया, वो लेट जाता क्वेश्चन का नहीं तो आंसर डील करना आना, ऐसा टीचर ही सबके लिए, जो भी आगे चल के टीचर्स बनेंगे ना, ऐसा सबकी लाइफ में आएगा, ऐसा सबके साथ होगा, कोई बड़ी बात नहीं। कोई ऐसा मोमेंट आएगा, ठीक है, जैसे हर कुछ सबको, इतना बड़ा वास्ट टॉपिक है, इतनी चीजें होती हैं उसमें, हो सकता है एक आधा माइंड से स्लिप हो जाता है, कभी नहीं पता, तो आप उसको टैकल करना ना ट्रिकी वे में जो होता है वो आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो अब मैम आप सीख शुरू जाइए, शुरू 10 में साल हो तो गया तो। शुरू ठीक शुरू है, में जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, जब 1-2 साल ही हुए थे पढ़ाते हुए, तो हाँ जी। जैसे कोई बच्चा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, अब होता क्या है 11-12 का मैथ्स में बहुत ज्यादा वास्ट है, तो कई बार है। बच्चा वो क्या करता है, वो एडवांस आईआईटी एंट्रेंस का क्वेश्चन लाके रख देगा सामने, सर ये कैसे होगा। हम्म, अब होता क्या है, एक्चुअली वो क्वेश्चन हो तो जाएगा पर लेकिन कई बार होता है ना, जैसे आपको 2-3 बार हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है, जैसे आपने उसमें आईलेट रूल लगा दिया, उस टाइम पे वो हो नहीं पाया, फिर आप उसको काटते हो फिर दोबारा करते हो, तो उसमें थोड़ा सा हम्म, टाइम लग जाता है। तो हम्म। बच्चे जैसे शुरू शुरू में होता था ना, तो शुरू में ऐसे खुद को डाउट आता था, यार बच्चे ने क्वेश्चन पूछा मुझे खुद नहीं आ रहा, तो वैसे होता है ना, खुद पे नहीं डाउट ऐसा होता कुछ है नहीं है, कि मैं आपको क्या देखो मैं एक 10th अच्छा वगैरह टीचर में नहीं हूँ। पढ़ाने के लिए आपको वो किया गया है, वो टीजीटी मैथ्स या जो भी है, तो अगर आउट ऑफ सिलेबस आईआईटी का क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे वो उसको सॉल्व करने नहीं बैठे हो। यू कैन टेल हिम स्ट्रिक्टली कि बेटा ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने सिलेबस का नहीं बता पा रहे हो ना, देन ओनली यू हैव टू वरी। अगर आपके आउट ऑफ सिलेबस है, कुछ भी कोई कैसे भी पूछ सकता है, यू कैन डिनाई, आप मना कर सकते हो, टुमारो आई विल डिस्कस, टुडे नॉट। कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्यों बोलेगा, मतलब ही नहीं। जैसे मैं इंग्लिश की टीचर बनूंगी तो ये थोड़ी कि मुझे पूरी डिक्शनरी के सारे सारे वोकैबुलरी इतने सारे वर्ड्स है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेगा, सब थोड़ी आपको पता होता है, वो कहीं से भी पढ़ के आया हो मान लो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन में हमने देखा, तो लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स में भी यही सारी चीजें हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी उनको अच्छी लगती है, ऑब्जर्वर अच्छे होंगे और बाकी, ठीक है, क्रिटिकल और इवैल्यूएटिव होंगे और बाकी चीजें सेम ही है, जिसको हम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं, यस लर्निंग वाला होगा। सेम ही है, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करी, इसको पढ़ लेना आप, सेम है बिल्कुल। उसके बाद हम आ जाते हैं आपको जो टॉपिक है इम्प्लीकेशन फॉर कैटरिंग। देखो इधर एक पॉइंट है, इम्प्लीकेशन फॉर कैटरिंग टू इंडिविजुअल वेरिएशन इन व्यू ऑफ डिफरेंस रादर देन डेफिसिट पर्सपेक्टिव। जो टीचर्स है ना, उनको ऐसे बच्चों को डेफिसिट वाले पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है, डेफिसिट होता है कमी, कि ऐसे बच्चों में कमी है, यू कैन सी देम एज दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो हमें ऐसे सोचना है कि वो डिफरेंट है, बाकी बच्चों से थोड़ा हटके हैं, बट दे आर नॉट डेफिसिट। ठीक है, इन समथिंग और लैकिंग इन समथिंग। डेफिसिट मतलब होता है कमी, कमी कि उनको कम है, कि बाकी बच्चों से किसी चीज में कम है, ये वाला पर्सपेक्टिव टीचर को नहीं रखना चाहिए। आप डिफरेंट ये मान के चलो कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, मैम फिर वो तो आते तो स्पेशल नहीं है ना वो बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ स्पेशल। मैम कहाँ पर है जो आपने बताया? ये यहाँ पे सिलेबस पे देख के पढ़ रहे हैं ना हम यहाँ पे। ठीक है, सिलेबस है इधर।
उसके बाद है देखो इधर पीछे मेथड्स एंड वेज टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट बिहेवियर को कैसे जानेंगे, बच्चों और एडोलेसेंट के बिहेवियर को जानने के तरीके। इसमें है कैसे कैसे डेटा आप गैदर कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन देखो, अब पर्सनालिटी वाले में ना हम ऑब्जर्वेशन पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं बिल्कुल भी। एक ही चीज को ना 4 बार पढ़ते रहेंगे कोई मतलब नहीं है। पर्सनालिटी में अभी भी ऑब्जर्वेशन पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद इंटरव्यू भी पढ़ के आए हैं पर्सनालिटी में, अभी भी पर्सनालिटी में इंटरव्यू पढ़ के आए हैं, ये भी नहीं पढ़ रहे हम। उसके बाद रिफ्लेक्टिव जर्नल्स अबाउट चिल्ड्रन, एनेक्डोटल रिकॉर्ड पढ़ के आए हैं, ठीक है। नैरेटिव्स में बता देती हूँ, रिफ्लेक्टिव जर्नल में बता देती हूँ, जो 2 चीजें नहीं पढ़ी हैं। बाकी जो पढ़ के आए हैं वो हम नहीं, पर्सनालिटी में पढ़ के आए हैं, ठीक है, पर्सनालिटी में पढ़ के आए हैं। तो हम ऑब्जर्वेशन पढ़ के आए हैं, इंटरव्यू पढ़ के आए हैं, तो वो सब हम नहीं पढ़ेंगे, वो आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। एक ही चीज को बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हम पढ़ चुके हैं, हाँ, पर्सनालिटी वाले में पढ़ चुके हैं, ठीक है। पर्सनालिटी में भी था ये। फिर कौन सा पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं जर्नल, रिफ्लेक्टिव जर्नल। ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव जर्नल पे है। यहाँ पे देखो जर्नल है 124 पेज नंबर पे, पेज नंबर 124 इंग्लिश में। हिंदी में देखो कहाँ पे है, रिफ्लेक्टिव जर्नल। मिल गया आपको 124 पे। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट बिहेवियर। 124 पेज नंबर पे जर्नल्स है, देखो इंग्लिश में। हिंदी में देखो कहाँ पे, ऑब्जर्वेशन के बाद इसमें इंटरव्यू दे रखा है। हाँ, इंटरव्यू तो इसमें भी है, उसके बाद है देखो के बाद दे रखा है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, नहीं, उसके बाद सीधा प्ले दे रखा है। सीधा प्ले। हाँ, रिफ्लेक्टिव जर्नल तो करनी है, देखो जर्नल प्ले के बाद फंक्शन ऑफ प्ले है। थैंक यू। हाँ, प्ले तो करना है, लेकिन उसमें और भी चीजें हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड तो नहीं दे रखा, तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड तो आप पर्सनालिटी में से कर लेना, हाँ, उसमें से पढ़ लेना। रिफ्लेक्टिव जर्नल लेकिन नहीं था उसमें, ठीक है। ये 2 चीजें जो नहीं है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो इसमें दे रखा है। रोल ऑफ जनरल। हाँ, तो एक ही बात है, रिफ्लेक्टिव जर्नल का क्या रोल है, ठीक है, बिहेवियर को ऑब्जर्व करने में। रिफ्लेक्टिव जर्नल एक 2 चीजें नहीं है, देखो उसको तो नोट्स में मिल जाएगा। क्या नहीं, नोट्स में मिल जाएगा। देखो लास्ट में ना सब नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके लिए परेशान मत हो। जो है पहले उसको पढ़ लो, नोट्स मिलते हैं, उस बुक में सब कुछ है, आपको भेज दिया जाएगा। उसमें ना पेरेंटिंग स्टाइल वाला भी था। हाँ, सब है उसमें। उसमें ईच एंड एवरी टॉपिक है, एक एक हर टॉपिक है, आपको भेजा जाएगा, उसके लिए परेशान मत हो। मैम आज ही बोलना ना प्रेजेंट। रिफ्लेक्टिव जर्नल नहीं है हिंदी में ना, हिंदी में नहीं दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 है। यार क्यों आते हैं, कोई नहीं, मैं बात करूंगी, ठीक है। रिफ्लेक्टिव जर्नल देखिए, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स होते हैं फील्ड ऑफ स्टडी। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट है, वो क्या करते हैं, बच्चों के बिहेवियर पे स्टडी करते हैं, बुक्स लिखते हैं, जर्नल्स लिखते हैं, समझ रहे हो, उनके बिहेवियर पर, ताकि जिनको नीड है ना वो उसको पढ़ सके, समझ सके। पेरेंट्स है, टीचर्स है, उसको पढ़ के समझ सकते हैं इस टाइम पे बच्चा कैसे बिहेव करेगा, कैसे कैसे हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं एडोलेसेंट बच्चे में। हमने डिस्कस किया था ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एडोलेसेंट बिहेवियर। तो रिफ्लेक्टिव जर्नल्स होते हैं कुछ रिसर्च पेपर, समझ लो, जो रिसर्च के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद लिखा गया है इन बच्चों के आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचानने के लिए, प्रॉब्लम्स, इशू जानने के लिए, तो इनको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, ठीक है। चिल्ड्रन बिहेवियर के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर, ठीक है, बाकी सब चीजों पे रिफ्लेक्टेड जर्नल्स होते हैं, उसको पढ़ के आप समझ सकते हो।
एनेक्डोटल रिकॉर्ड तो हमने पढ़ा है, पर्सनालिटी में हम नहीं डिस्कस करेंगे। नैरेटिव, ठीक है, नैरेटिव। नैरेटिव यहाँ पे देखो इंग्लिश में 126 पे। मैम अभी तो आप नहीं पढ़ा रही थी, मैम थोड़ा सा ही बताया जनरल, उसमें तो बहुत ज्यादा टफ, क्योंकि पूरा सब लिखोगे ना, ऑब्जर्वेशन भी लिखोगे, इंटरव्यू भी, एंड तो बहुत लंबा चला जाता है। तो थोड़ा बहुत जर्नल क्या होता है वो बता दिया मैंने, इसको पढ़ लेना आप, इसमें कुछ नहीं है। थोड़ा सा ये बता दो। एनेक्डोटल रिकॉर्ड बस थोड़ा सा बता दीजिए क्योंकि हमारे को पता नहीं क्या, ये भी रिफ्लेक्टिव तो ये बताया था मैंने अभी। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो स्टडी कर रहे हैं बच्चे के माइंड को, डिफरेंट केस स्टडी भी डाले होते हैं रिफ्लेक्टिव जर्नल्स में, कि एक बच्चे का केस ऐसा आया था, उस टाइम पे उसकी मेंटल सिचुएशन कैसी थी, ऐसी। और बाकी जो बताया जाता है कि ये स्टेज होता है, इसमें ये हार्मोन रिलीज होता है, एडोलसेंट बच्चे में ये चेंजेस आते हैं, फिर थिंकिंग में चेंजेस आते हैं, पेरेंट्स को अपोज करते हैं, बात नहीं मानते, बड़ों की तरफ सोचते हैं हम बड़े हो गए, ठीक है, हमें पूछने की क्या जरूरत है पेरेंट्स से। तो ये सारी चीजें इन जर्नल्स में आपको मिल जाएंगी। कॉग्निटिव एबिलिटीज से लेके मेंटल हेल्थ से लेके बाकी सारे चेंजेस जो हो रहे हैं बच्चे में, सब कुछ होता है। साइकोलॉजिस्ट ने, बाकी सब ने अपने रिसर्च एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जर्नल्स बनाए होते हैं, तो आप इसको पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स एक बार थोड़ा सा ये बता दो क्या, जर्नल्स, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, स्कूल भी आजकल हर बच्चे का एनेक्डोटल रिकॉर्ड रखता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड का मतलब होता है ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने बोला था आपको, बच्चे की हाइट, वेट, आई साइट, ब्लड ग्रुप से लेके बच्चे के पास्ट में कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, पेरेंट्स वर्किंग है, जॉब करते हैं, कितने मेंबर्स हैं, कितनी अर्निंग है, इकोनॉमिक कंडीशन लेके ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। बच्चा एकेडमिक्स में कैसा है, बच्चा म्यूजिक में कैसा है, किसमें पार्टिसिपेट किया, नर्सरी में डांस में पार्टिसिपेट किया था, केजी में आते आते उसका इंटरेस्ट चेंज हुआ, फुटबॉल या क्रिकेट में चला गया, फर्स्ट क्लास में ये गेम खेल रहा था, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड, उस डेटा को हम बोलते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ठीक है। आजकल हर स्कूल को मैंडेटरी है एनेक्डोटल रिकॉर्ड मेंटेन करना ऑफ द चाइल्ड। ये इम्पोर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, पर्सनालिटी में भी काम आता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, और यहाँ भी काम आता है, तो ये तो उसमें पढ़ोगे, इसमें भी काम चल जाएगा आप लोगों का। पर्सनालिटी में जब ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, एनेक्डोटल रिकॉर्ड पढ़ोगे, वो इसमें भी चाइल्ड और एडोलेसेंट बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने वाले मेथड्स में आप ये भी डालोगे, सेम ही है। तो दोनों जगह ये तीन चीजें तो आप सेम ही उठा के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कौन सा बताया मैम आपने, एनेक्डोटल? हाँ, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। और मैम जो स्कूल वाले अगर नहीं रखते हैं तो हम उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं इसके लिए? हर स्कूल अपने आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट का इतना डंडा पड़ रहा है उनके सर पे। यूडाइस वगैरह जो साइट है ना, वो तो खुद ही स्कूल से मांगते रहते हैं कि बच्चे का हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप और दुनिया जहान इंफॉर्मेशन, उनपे आफत आ जाएगी, एफिलिएशन तक पे उनके हार्म हो जाएगा, वो क्यों नहीं रखेंगे, वो सब रखते हैं। अब सब मांगते हैं, ब्लड ग्रुप सब मांग रहे हैं, ठीक है, सब कुछ मांगते हैं, सब कुछ। गवर्नमेंट का ऊपर से इतना डंडा है, वो खुद मांगते हैं, वो आपको जरूरत ही नहीं कंप्लेन करने की। रिपोर्ट कार्ड में दिया तो होता है सब डांस में कैसा है बच्चा, एकेडमिक्स में, गेम्स में क्या स्पेसिफिक पार्टिसिपेशन किया, वो भी लिखा होता है नीचे। उसमें तो मैं मैम आई नो सबको योर ए नेम दे रखा पूछ होता रहे है। थे, आपका नाम क्या है? मैम आपका नाम? रिपोर्ट कार्ड में मैम मेरा नाम शुभम। शुभम। आर यू मैरिड और नॉट? नो मैम, पूछ मैम रही हूँ ना, बैचलर। कहीं इनके बच्चों का एडमिशन तुमको पता होना चाहिए, इसलिए बता रही हूँ। शुभम, मैम मैम बैचलर। ओके, बैचलर, ठीक है। तो मैरिज का कुछ प्लान होगा, अभी आपको पता चलेगा जब एडमिशन। स्कूल वाले आजकल बहुत स्मार्ट हो गए, वो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन मांगते हैं, ठीक है। तो कमा लो अच्छे से, इनकम भी लिखवानी पड़ेगी उधर, है ना। चलिए, मैम इनकम में दिक्कत नहीं है, बट मैम मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, जैसे कुछ हाँ जी। बच्चे होते हैं ना, उनकी तैयारी वीक होती है। अब जैसे किसी के यहाँ पे, किसी बच्चे के यहाँ सपोज डेथ हो गई, भी मेरा एक स्टूडेंट है, उसकी दादी की डेथ हो गई थी, तो पूरी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई थी, और अभी उसके प्री बोर्ड भी चले गए थे। तो पेरेंट्स ने बोला कि आप इस बच्चे का बाद में एग्जाम ले लेना, तो उन्होंने मानी नहीं ये बात। इसका मतलब ये है कि स्कूल वालों को बच्चे के बैकग्राउंड का मालूम नहीं। तो वो जो आपने कौन सा रिकॉर्ड बताया था मैम, भूल गया मैं फिर से। एनेक्डोटल एनेक्डोटल, रिकॉर्ड। हाँ। तो उसमें एनेक्डोटल फिर में ये नहीं आता जो इंस्टेंट इंसिडेंट्स नहीं आ रहा है ना। एनेक्डोटल बच्चे की कोई पास सर्जरी, उससे रिलेटेड चीजें हैं। तो फैमिली में वो तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, जो इंस्टेंट हो रहा है तो उसमें आपको इंस्टेंट ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना। वो डेटा में, रिकॉर्ड में थोड़ी आएगा, वो उसमें नहीं आता। हाँ,
किसी को बीमारी है, बच्चे को कोई दिक्कत है, वो आ सकता है। गाने सुनाई दे रहे थे नीट एग्जाम में, तो मैंने तो कभी ध्यान नहीं दिया था। गाने नहीं सुनाई दे रहे थे, टेंशन में तो खुद ही गा रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं होता। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्लास, नेक्स्ट टॉपिक नैरेटिव्स, ठीक है। नैरेटिव्स इंफॉर्मेशन गैदर करने का एक मेथड है। नैरेटिव्स क्या होता है? नरेट करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, बताना, ठीक है। तो जब आप बच्चे से इंटरेक्ट कर रहे हो, उससे नैरेटिव ले रहे हो, उससे पूछ रहे हो, कोई बात आपने पूछी, इस पे आपके व्यूज क्या हैं, क्या आप सोचते हो, किस तरीके की आपकी थिंकिंग है, दैट इज कॉल्ड नैरेटिव। जो आप बातचीत से, ठीक है, उसका नरेशन जानने की कोशिश करते हो अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स, ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, उसको बोलते हैं नैरेटिव। और इसके लिए क्वेश्चन आंसर साइकोलॉजिस्ट के बने हुए चीज भी है नैरेटिव्स के लिए, क्या सोचता है किस टॉपिक पे। तो जैसे आईक्यू टेस्ट होते हैं, ऐसे भी आप टेस्ट वगैरह भी एडमिनिस्टर कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग टाइप का, आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर व्यू ले रहे हो, उसके अपने ऊपर व्यू ले रहे हो, किस चीज टाइप की इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो ऐसे अलग अलग टाइप के नैरेटिव्स होते हैं। मेथड्स क्या क्या है नैरेटिव के? आप एक रिसर्च क्वेश्चन डेवलप कर सकते हो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन सेट बना लिया आपने, ये मुझे पूछना है, नैरेटिव लेनी है। सिलेक्ट और प्रोड्यूस रॉ डेटा, ठीक है। इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्शन में रॉ डेटा बिल्कुल अनफिल्टर्ड और बिल्कुल वो किस काम में आता है, क्या है? जानने के लिए बच्चे के बारे में। नैरेटिव आपने क्या बोला, बच्चे और एडोलेसेंट्स को कैसे जान सकते हो, वही मैं तो हम पढ़े ना। नैरेटिव को एडोलेसेंट बच्चा है, मुझे दिक्कत लग रही है, इसमें कुछ तो है दिक्कत, मैं बात करूंगी, उससे जानने की कोशिश करूंगी, दैट इज नैरेटिव, ठीक है, मेथड है। और कोई बच्चा परेशान सा रहता है क्लास में, क्यों कुछ रहता भी, है? हाँ कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है। या पहले बच्चा मान लो पार्टिसिपेट करता था, हैप्पी रहता था, सडनली कुछ चेंज आप ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चे में, कुछ तो हुआ होगा। तो आप उसको बीइंग अ टीचर आपको जानना चाहिए कि उसको क्या दिक्कत है, ठीक है। फिर डेटा जो आपको मिलता है उसको इंटरप्रीट करो, एनालिसिस करो कि ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ, फिर सॉल्यूशन ढूंढो, ठीक है। तो ये सारी चीजें। उसके बाद आते हैं प्ले पे, ठीक है। मेन आपको बता दिया हमने, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, अभी पेपर 1 पे ही हम चल रहे हैं, है ना, बहुत सारा है। फिर भी किसी को कोई दिक्कत आती है ना, आप पूछ सकते हो क्लास में आके। कितना सिलेबस आएगा? फर्स्ट जो पूरी बुक सेमेस्टर आएगा, पूरी बुक सब आएगा, जो 5 बुक दी है ना, वो सब आएगा। पूरा पूरा। फर्स्ट ईयर में वो सारा आएगा, सेकंड ईयर में फिर अलग आएगी वो। मुझे लगा था 5 बुक तक आएगी, आधी बुक 5 में नहीं, सब आएगा। अभी फर्स्ट तो फिर भी, सेकंड पेपर तो पॉलिसी 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 याद ही करना पड़ेगा। कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन वो भी बहुत याद करने वाला है ज्यादा, ठीक है, मतलब याद करना पड़ेगा उसको ज्यादा। इसके बाद आते हैं प्ले। प्ले क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, फंक्शन क्या है, ठीक है। तो प्ले, व्हाट इज द शुभम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्ले एंड गेम? प्ले नहीं बताएंगे शुभम, बताइए। मैम गेम में एक स्पेसिफिक कुछ टारगेट होता है, उसे अचीव करना होता है। प्ले कुछ भी हो सकता है, जैसे म्यूजिक प्ले, डांस प्ले, गेम्स जो होते हैं ना, उसको खेलने के सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। प्ले होता है अपनी मनपसंद का, है ना। छोटे बच्चे जो कुछ भी खेलते, भागना दौड़ना, चल तुम मेरे को पकड़, मैं पकड़ रहा हूँ, ऐसे खेल रहे हैं, दैट इज फ्री। फ्री, वो उसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता, दैट इज प्ले, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। गेम और प्ले सेम नहीं होता, ठीक है। गेम को खेलने के लिए सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि इतने प्लेयर होनी चाहिए, प्लेग्राउंड इतना बड़ा होना चाहिए, है ना। उसकी जो एक्सेसरीज है वो चीजें होनी चाहिए। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन, सब पे रूल है, ज्यादा प्लेयर चाहिए होते हैं। बिल्कुल उनके नंबर फिक्स है ना, इतना ही होना चाहिए। क्रिकेट में 11 होने चाहिए, बैडमिंटन में 2 होने चाहिए, टेनिस में आप सिंगल खेल रहे हो, डबल्स खेल रहे हो तो 2 होंगे, तो इस तरीके से। पर मैम तो फिर स्पोर्ट और गेम सेम ही हुआ। पकड़ा पकड़ाई। यस बोलिए। मैम तो फिर स्पोर्ट और गेम हम सेम ही बोल सकते हैं कि स्पोर्ट हाँ, एक बोल टाइप का सकते हैं, गेम प्ले है। अलग होता है, खेला हुआ है तुमने? ठीक है, प्ले अलग होता है। प्ले पढ़ना मैम है आपको, गेम पढ़ना गेम सबसेट होगा स्पोर्ट का। क्लास, हाँ बोलिए। मैम गेम क्या सबसेट होगा स्पोर्ट का? जैसे यूजुअली स्पोर्ट्स के अंदर ये कॉमनवेल्थ वाले गेम्स हम समझते हैं, और गेम का मतलब जैसे क्रिकेट एक गेम हो गया, क्रिकेट को स्पोर्ट बहुत कम लोग बोलते हैं, तो एक ही चीज है मैम वैसे गेम ही। तो
नहीं, गेम्स में जैसे कुछ होता है, फिर स्पोर्ट्स में बहुत सारा आ जाता है, जिम्नास्टिक, आर्चरी, सब कुछ ही आ जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है एग्जैक्ट डिफरेंस, जो मतलब जो होगा उसमें आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगी आपको, लेकिन जो आपको मेन वो है बता रही मैं। गेम सर्टेन सेट ऑफ रूल है, गेम है, मैम क्रिकेट है, मतलब हम फुटबॉल। ये बोल सकते हैं कि सारे स्पोर्ट्स गेम होते हैं बट सारे गेम स्पोर्ट्स नहीं होते। हाँ, कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये कह सकते हैं। चलिए प्ले देखते हैं। प्ले हिंदी बुक में देखिए, प्ले कितने पेज पे है? इंग्लिश में 128 प्ले। इंग्लिश 128, हिंदी 188। 128, 188। ठीक है, हिंदी में 188, इंग्लिश में 128 प्ले। ये होता है फ्रीडम ऑफ चॉइस है, जैसे मर्जी वैसे खेलो, एंजॉयमेंट के लिए होता है। ठीक है, इसमें कोई प्रोफेशनल हम स्किल नहीं डेवलप करना कि आगे चल के मुझे क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है तो इसलिए खेल रहा, हम एंजॉयमेंट के, टोटली एंजॉयमेंट के लिए होता है। ठीक है, और इसका कोई आउटकम का है? आउटकम की कोई चिंता नहीं है, एंजॉयमेंट, गेम प्ले पे ही फोकस है सारा का सारा। ठीक है, सेल्फ डायरेक्टेड होता है, सेल्फ सिलेक्टेड होता है, अपनी टीम के मेंबर खुद ही सिलेक्ट कर लो, जैसे मर्जी वैसे खेल लो। ठीक है, ओपन एंडेड होता है, वॉलेंट्री होता है, फ्लेक्सिबल है, मोटिवेटिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब टाइप्स ऑफ प्ले आपको करना है, हिंदी में है, देखिए टाइप्स ऑफ प्ले। माइंड प्ले। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्ले देखिए 129 पेज पे। ये देखो प्ले ना, ये शॉर्ट नोट में आता है। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना, आता है, ये पूछते हैं। एट्यूनमेंट प्ले होता है जो एक मतलब न्यू बॉर्न बच्चा जो अपनी माँ से बात करता है, जब बोलती है तो रेस्पॉन्स करता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, एट्यूनमेंट प्ले हम उसको बोलते हैं। बच्चे मम्मी से बात कर रहे हैं। छोटा बच्चा जो बात करता है, मम्मी कुछ बोल रही है, वो हंस रहा है, रेस्पॉन्स कर रहा है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। बॉडी प्ले। ठीक है, बॉडी प्ले जब बच्चा अपने बॉडी से रिएक्शन देता है, छोटा बच्चा अपने आसपास की चीजों को लेकर, जैसे रेटल बजाते झुनझुना तो अपना सर उधर घुमा रहा है। ठीक है, कुछ गिरने की आवाज आई तो देख रहा है, तो उसको बोलते हैं बॉडी प्ले। ठीक है, खेल रहा है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साउंड, अपने सराउंडिंग में जो चीजें चल रही है उसके हिसाब से अपनी बॉडी की जो मूवमेंट कर रहा है, उसको बोलते हैं बॉडी प्ले। ऑब्जेक्ट प्ले, जब बच्चा किसी टॉय वॉय से खेल रहा है, ऑब्जेक्ट से खेल रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्ले। ठीक है, उसके बाद आते हैं सोशल प्ले। सोशल प्ले, ठीक है, जैसे अलग अलग बाकी बच्चों के ग्रुपिंग में जो खेल रहे हैं। ठीक है, सब टम्बलिंग हो गया, मेकिंग फेसेस हो गया, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे बोलते हैं कि ये फेस बनाओ, वो फेस बनाओ, खेल रहे हैं उसके साथ, बड़े लोग भी इन्वॉल्व हैं, खेल रहे हैं, सोशल प्ले सबके साथ, तो सोशल प्ले बोलते हैं। इमेजिनेटिव और प्रिटेंड प्ले। ठीक है, जैसे कोई प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं, खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, अपना प्रिटेंड कर रहे हैं किसी और के होने का। ठीक है, गुड्डा गुड़िया की शादी कराते हैं, ठीक है, वो दूल्हे वाले बनते हैं वो। ठीक है, लड़के वाले लड़की वाले बनते हैं ना, बारात लेके जाते हैं, तो प्रिटेंड प्ले है, वो एक्टिंग कर रहे हैं। ये टीचर स्टूडेंट भी खेलते हैं, डॉक्टर बनते हैं, टीचर बनते हैं कि चलो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं मिस हूँ, मैं पढ़ाऊंगी, है ना, अपने फ्रेंड्स को, तो वो होता है। स्टोरी टेलिंग प्ले। ठीक है, भूत की कहानियां सुनाते हैं। कहानियां सुनाते हैं। ठीक है, दादा दादी से सुन लो, पेरेंट्स सुन लो। ठीक है, कहानियां सुनाते, स्टोरी टेलिंग प्ले। क्रिएटिव प्ले। ठीक है, क्रिएटिव प्ले में कुछ बच्चा क्रिएट कर रहा है, अपना बना रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग तरीके से बजाना क्रिएटिव है। ठीक है ना, ये ट्यून बनाया, वो ट्यून बनाया, कीबोर्ड बजा रहा है मान लो कोई बच्चा, तो उसको क्रिएटिव बोलते हैं। फंक्शंस ऑफ प्ले क्या है, बेनिफिट्स क्या है? इससे फिजिकल स्किल्स डेवलप हो रही है, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, हर तरीके का बेनिफिट बच्चों को मिलता है। ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा नहीं करना, शॉर्ट नोट में आएगा, माइंड प्ले भी खत्म। होता है। प्ले क्या होता है? हिंदी में जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ना, वैसे दे रखा है। हाँ, पूरी डिटेल्स है। एक्सक्यूज मी प्ले मैम, में नहीं आता है। ठीक है, मैम ये शॉर्ट में आएगा या लॉन्ग में? और प्ले तो आपका शॉर्ट नोट में आता है। ठीक है, मैंने लास्ट ईयर के पेपर में इसको लॉन्ग में देखा था ना, आ भी जाता है कभी कभी, तो या तो किसी और के साथ कंबाइन करके दे देंगे तब आ भी जाएगा। प्ले में दे सकते हैं। ग्रुप डायनेमिक्स को कंबाइन कर देते हैं, ऐसे ग्रुप डायनेमिक्स में छोटा टॉपिक है, ये भी छोटा टॉपिक है, जैसे मर्ज करके दे देते हैं, ऐसे भी कर देते हैं। इसमें मैम वो भी ठीक दे है, रखा है ना, रोल ऑफ टीचर भी कितना दे बड़ा रखा है, पेपर पेरेंट्स आता भी है? दे रखे हैं। वो पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं?
पेपर में आपके लास्ट ईयर का पेपर देखो, उसमें देखो ये आते हैं 4-4 नंबर के आ जाएंगे आपके, ठीक है। फिर 16 मार्क्स के ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन होते हैं, जैसे फर्स्ट यूनिट से 2 क्वेश्चन लॉन्ग में ऑप्शन दे दिया, सेकंड यूनिट से ऑप्शन दे दिया, थर्ड से ऑप्शन दे देते हैं, ऐसे 2-2 क्वेश्चन सबके। फिर शॉर्ट नोट रहते हैं 4, ऐसे रहते हैं। 16 5 80, तो ऐसे 16 में आता है, शॉर्ट वाले 4-4 के 4 आएंगे, तो ऐसे आते हैं, ठीक है। मैम वर्ड लिमिट क्या रखनी होती है? क्लास, हाँ बोलिए। जैसे 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वर्ड लिमिट क्या रहेगी? 15 मार्क्स का नहीं, 14 मार्क्स का आता है, 16 सॉरी। हाँ वही मैम, वर्ड लिमिट कितनी देनी है? क्या वर्ड लिमिट? जैसे पेज होता है ना, उससे आपको 2-3 पेज लिखने पड़ेंगे जो होंगे कम से कम। जैसे ये हो गया, इधर लिखा ये, फिर ये पूरा ये, और ये आप समझो 3 पेज का बैक एंड फ्रंट भरेगा, तब जाके 16 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। क्यों? जैसे ये है, कोई भी आंसर शीट आपकी होगी, ये फ्रंट बैक, ये मतलब टोटल 3 पेज का फ्रंट बैक, ये कह रही है, ये फ्रंट और बैक सारा। तब मैम 4 मार्क्स टेबल में आईक्यू मुझे लग रहा है ऐसी है सबकी, ठीक है। अब आते हैं ग्रुप डायनेमिक्स, ये शॉर्ट नोट में पूछते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी चीजें देखते हैं। ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब होता है हाउ एन इंडिविजुअल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, इसको बोलते हैं ग्रुप डायनेमिक्स। नहीं समझ आ रहा क्या हाउ है, तो हिंदी में हाउ एन इंडिविजुअल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इज ग्रुप डायनेमिक्स। ग्रुप डायनेमिक्स, ग्रुप डायनेमिक्स कहाँ पर है मैम? हिंदी में 200 ग्रुप डायनेमिक्स, ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब होता है, देखो कोई इंडिविजुअल कभी कभी ना इंडिविजुअली जैसा बिहेव करता है और ग्रुप में जैसा बिहेव करता है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कोई बच्चा है शाय, चुपचाप रहता है जब अकेला रहता है, लेकिन जब ग्राउंड में खेलता हुआ एज अ टीचर आप उसको ऑब्जर्व करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, वो बहुत बातें करता हुआ, बहुत खुश रहने वाला, ऐसा भी हो सकता है, और ये सबके साथ होता है। लीडरशिप लेने वाला होगा, लेकिन क्लास में आपको अकेला तो शाय चुपचाप बैठा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो जो मेंबर्स ऑफ ग्रुप होते हैं ना, वो एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को इफेक्ट करते हैं। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप अपने कैसे ग्रुप में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। कभी कभी सोचोगे भी ना कोई बात नहीं, मैं तो रह रहा हूँ टाइम पास के लिए, ऐसे के लिए, लेकिन नहीं होता। कहीं ना कहीं जब आप किसी इंसान के साथ हमेशा रहते हो ना, उसकी हैबिट नोइंगली और अननोइंगली आपके ऊपर इफेक्ट कर जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो थर्ड पर्सन आपको बोलते ना, यार तू आजकल वैसे बिहेव करने लग गया है ना, वैसे बात करने लगा, पहले तो तू ऐसे नहीं था, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ऐसा भी हो गया, हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों के लिए ग्रुप डायनेमिक्स की बात होती है ना, तो ग्रुप डायनेमिक्स आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है एज ए टीचर, कि जब आप ग्रुप डिवीजन करते हो सर्टेन एक्टिविटीज के लिए, सोच समझ के करिए। उसमें जो बच्चे हैं ना, एक दूसरे की पर्सनालिटी को इफेक्ट करते हैं, एक दूसरे की नॉलेज शेयरिंग में फायदा या नुकसान दोनों चीजें हो सकती है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। तो ग्रुप डायनेमिक्स में ये चीजें होती है कि इंडिविजुअल को ग्रुप इफेक्ट करता है, या एक इंडिविजुअल भी पूरे ग्रुप मेंबर्स को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। दोनों चीजें ही होती है, वाइस वर्सा भी होता है, उल्टा भी होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और आपको इसलिए बताया जा रहा है कि जब भी आप ग्रुप सिलेक्ट करोगे किसी चीज के लिए, एक्टिविटी के लिए, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा उस ग्रुप से हटाते, जो पढ़ने वाले मतलब एक बच्चा जो उस ग्रुप में रह के पढ़ता है, बट उससे उस ग्रुप से अलग कर देंगे तो वो पढ़ना ही बंद कर देगा। हो सकता है, बहुत बच्चे होते हैं, बहुत बच्चे इमोशनली भी चीजें कंसर्न होती है कि फेवरेट पर्सन के साथ कंफर्टेबल है, अपना दोस्त है, उसके साथ होती है चीजें। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना होता है कि आप डिसिप्लिन के नाम पे, पनिशमेंट के नाम पे कुछ ऐसा कर दो कि भाई बच्चा पढ़ना ही छोड़ दे, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें देखनी पड़ती है। तो ग्रुप इन्फ्लुएंस और इंडिविजुअल बिहेवियर होता है, ग्रुप पूरा ग्रुप मिलकर एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। एंड ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज भी आप करवाओगे तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ग्रुप डायनेमिक्स वाले गेम्स करा रहे हो, एक्टिविटीज करा रहे हो, तो उसमें ध्यान क्या रखना है, ठीक है। लीडरशिप की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, टीम वर्क, टीम डेवलपमेंट, ग्रुप डायनेमिक्स की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। कंफर्टेबल फिजिकल स्पेस एंड रिलैक्स एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। टाइम आउट टू क्लैरिफाई प्रॉब्लम्स, टाइम उनको दो, ग्रुप उस हिसाब से डिवाइड करो जहां एक दूसरे से सीख सके हर तरीके का बच्चा। ऐसा नहीं इंटेलिजेंट बच्चों का एक ग्रुप बना दिया, ठीक है, बिलो एवरेज वालों का एक ग्रुप बना दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए,
ठीक है, तो ग्रुप डायनेमिक्स इसका आप ध्यान रखिए। या कि एक अच्छा बच्चा है, मान लो आप ऑब्जर्व करें वो गलत ग्रुप में जा रहा है, गलत चीजें इफेक्ट हो रही, तो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको ग्रुप डायनेमिक्स की नॉलेज है तो आप समझोगे कि ये बच्चा पहले ऐसे नहीं था, इसमें ग्रुप का इन्फ्लुएंस है ऑन इंडिविजुअल, ठीक है, तो वहां से उसको समझाना, हटाना, ग्रुप को चेंज करना, तो ऐसे, तो ये सारी चीजें, तो ग्रुप डायनेमिक्स शॉर्ट में आता है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये। मैम तो पर्टिकुलरली कौन से फैक्टर्स होने चाहिए जिसके बेसिस पे आप ग्रुप बनाएंगे? जैसे अगर आप मान लो किसी कोई प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, पहले तो इंटेलिजेंस लेवल भी होता है, ठीक है, फिर लीडरशिप क्वालिटी। आपने सारे बच्चे ऐसे डाल दिए जो आपस में ही कंफ्यूज हैं, 5 बच्चे हैं, 5 का अपना अपना व्यू है, लेकिन लीडरशिप लेके बोलने वाला कोई नहीं है, भाई अरे ये अप्लाई करते हैं देखेंगे, ठीक है, वो लीडरशिप क्वालिटी। तो हर एक ग्रुप में एक अच्छा कम से कम डिसीजन टेकर जो होता है, जो लीडरशिप क्वालिटी वाला बच्चा होता है, एक वैसा होना चाहिए। फिर ग्रुपिंग में मिक्स एबिलिटी वाले बच्चे होने चाहिए। हो सकता है मॉडल बना तो किसी की क्रिएटिविटी अच्छी हो, किसी की एक्सप्लेनेशन अच्छी हो, है ना, कोई बना पाए, कोई सॉल्व कर पाए, तो कोई बोल अच्छा पाए। बिल्कुल, अगर सारे बच्चे ऐसे डाल दिए लेकिन जो सब इंट्रोवर्ट है, अब बना लिया मॉडल बहुत सुंदर, अब बताएगा कौन, एक्सप्लेन कौन करेगा, है ना, लिख देंगे नंबर, बोलेंगे नहीं, तो फिर कैसे होगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चा उस ग्रुप में जाना नहीं चाहता, बट हम उसको जबरदस्ती मतलब भेज देते हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चा बोलता मैं एक्टिविटी नहीं करूंगा, जो करना है कर लो, तो उस केस में क्या करेंगे? नहीं, एडोलेसेंट वाले में जबरदस्ती भी नहीं करनी बेटा, थोड़ी सी उनकी चॉइस देखनी पड़ेगी। वही तो कह रहे हैं, जबरदस्ती निकाल दो, जबरदस्ती डाल दो। एडोलेसेंट बच्चों के साथ जबरदस्ती चलती नहीं, पहले सबसे पहले तो तुम यही समझ लो। प्यार से तो तुम उसको जो कराना करा लो, चीख के चिल्ला के करके तो मतलब नहीं, तुम प्यार से डील करो ना, सबकी चुगलियां भी लाके तुमको बताएगा। ऐसे नहीं सुनते बच्चे, कोई नहीं सुनने वाला। टीचर भी ऐसी होती है, नहीं तू क्यों नहीं जाएगा, नहीं, वो कोई फायदा नहीं बच्चा, कोई फायदा नहीं है, आपके लिए नुकसान है। हो सकता है आपको ऐसी टीचर मिली है, अब आपका टाइम बदल गया, आप हो सकता है गुस्से में कुछ भी करके आए, मैम ने ऐसे करके आप चले गए थे, आप नहीं करते बच्चे, ये चीज याद रखो, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो प्यार से जितना डील कर सकते हो कर लो, उसको सिखाओ कुछ की फायदा है नुकसान है, कुछ तो दिखाओ उसके फायदे की चीज। जो सेल्फ इंटरेस्ट वाला हम पढ़ते हैं कि कुछ तो उसका बेनिफिट दिखे, कुछ उसको समझाओ। आप जो यहाँ पे टीचर बताते हो वो अलग है, जो हमें मिली वो अलग है। तो आपको ऐसा टीचर बनना है ना, इसलिए तो बताया जा रहा है। हमारे टाइम में भी जो मिली, क्या पता क्या पढ़ के आई थी, भगवान जाने, तो जो हम पढ़ाते हैं हम पढ़ते हैं, तो हमने तो कोई क्वालिटी देखी नहीं, बहुत कम ही देखी होंगी, एक आदत थी जो बहुत अच्छी भी थी, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ में तो हमें दिखा ही नहीं वैसा कुछ भी। क्या होगा आपके टाइम में ये बुक पढ़ाई नहीं थी, नहीं, तो मुझे नहीं ना, वो क्या पढ़ के, मेरे टीचर्स क्या पढ़ के आए मुझे क्या पता, क्योंकि ये सारी क्वालिटी तो हमने देखी हुई है टीचर में, कोई सी सारे कम होती है, लेकिन उसका भी देखो सारे टीचर्स ही नहीं रेस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना, ये जो हमारा सिस्टम रन कर रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है। वो क्या करता है, इतना सारा वर्कलोड डाल देगा टीचर्स पे, ये भी ये कंप्लीट करो, ये भी कंप्लीट करो, तो बच्चे चाहे भी ना टीचर के प्यार से, मैं अपने 40 मिनट की क्लास में 10 मिनट निकाल के किसी बच्चे की प्रॉब्लम सुन लो, टाइम ही नहीं है, जीने नहीं दे रहे उसको, ये बना लो, वो फाइल बना लो, ये बोर्ड डेकोरेट कर दो। टीचरों का जीना कितना हराम कर रखा है, कहाँ से टाइम देगी बेटा। हाँ, उनके पास टाइम भी तो हो कि पूरा टाइम मान लो बच्चों को डेवोट कर पाए, इतना टाइम ही तो नहीं दे रहे हो तुम बच्चे को। डिमोटिवेट भी तो नहीं कर सकते ना बच्चे को। हमारे प्रिंसिपल कहते थे कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बोलो बोलो। हमने इकोनॉमिक्स ले रखी थी अपने टाइम में, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, कह रहे आप ये हटा दो, आप ना इसके जगह ना होम साइंस ले लो, घर पे खाना बनाओ। हाँ, कह रहे ये तो पढ़ते रहोगे आप अपने फ्यूचर में पढ़ना, लेकिन अभी निकाल दो होम साइंस पे ऐसा थोड़ा नहीं मैम, ये हर क्लास में वाला साइंस वाला कह रहे कॉमर्स ले लो, कॉमर्स वाले को आर्ट्स वाले कहाँ जाएंगे। नहीं नहीं, तो फिर देखो वो चीज होती है ना, नहीं बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अभी आप पीछे चलोगे ना तब पता चलेगा, लेकिन ऐसे डिमोटिवेट करना भी सही नहीं। नहीं मैम, उनका ये था सिर्फ अटेंडेंस होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। बच्चा रेगुलर स्कूल में आ रहा हो, भूत की तरह बैठा हो, कुछ नहीं मतलब है, लेकिन आना चाहिए वो बच्चा। मैम पिछड़ा हुआ स्कूल हो, नहीं हमारे स्कूल की बिल्डिंग के बाहर तुम एक्सक्यूज मी मैम, बिल्डिंग के बाहर तो ऐसे भी नहीं अलाउड होता है। एक्सक्यूज मी मैम, तो मैम ने कहा था सारे बच्चे आर्ट्स ही लेंगे, कॉमर्स साइंस नहीं ले सकते। नहीं, ये तो गलत बात है। देखो ये तो देखो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वो अपनी बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, तो ये तो आपको पेरेंट्स को सोचना है, आपको सोचना है, आपको नहीं करना तो जबरदस्ती थोड़ी, वो तो अपना फायदा देख रहे हैं ना, वो तो अपना फायदा देख रहे हैं।
गलत बात है। नहीं, मेरे तो प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, हम लोगों में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे टीचर प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं। टीचर से सीखी नहीं मैम, वो बात ही ऐसे करती है यार, बच्चों को कहते हैं कि साझा करो, ये कोई वे थोड़ी होता है। नहीं, गलत है ना, तो फिर वो सिस्टम ही पूरा गलत है। प्रिंसिपल ही अगर ऐसे होंगे तो फिर टीचर्स कैसे होंगे और बच्चे कैसे होंगे? वो कहते हैं 4 कामों में बैठ के आओ, व्हील चेयर में बैठ के आओ, लेकिन तुम स्कूल आओ। ये हमारी टीचर का तो बहुत वो कह रहे आत्मा भी आएगी ना हमारे स्कूल, वो भी चलेगा। No, the way of talking is not totally acceptable नहीं है, बिल्कुल भी ये this is not। नहीं तो लेकिन देखो एक बात है ना कि जहाँ के पेरेंट्स है, अगर वो कंप्लेन नहीं करेगा, सारे पेरेंट्स कंप्लेन करे बोले कि हम स्कूल से निकाल लेंगे, आप कैसे बात करते हो? Then she can never do that, ठीक है? अगर पेरेंट्स भी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत कभी कभी होता है कि पेरेंट्स ही अपने बच्चों पे नहीं भरोसा कर रहे होते हैं, समझ रहे हो कि जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, तो गलत है, तो गलत होता है। एक टॉपिक बोलते हैं मैसेज। आपका कुरुक्षेत्र है ना, आपका थोड़ा सा टॉपिक अलग होता है, ठीक है? एक एडिशन क्लास हो गया डिस्कशन, चलो। मार्जिनलाइजेशन स्टीरियोटाइप है ना, ये सब अभी करेंगे, ये आपके काम आएगा, ठीक है? हाँ, तो ये आपका नहीं है, टॉपिक चल रहा है ना, तो जो कॉमन टॉपिक है आपको करना है, जो नहीं है नहीं करना। हाँ, आपको इस हिसाब से करना है, ठीक है? आपको अपने सिलेबस और आपके तो कुछ टॉपिक्स बचते भी, हमें लास्ट में भी क्लास लगानी पड़ती है आप लोगों के। हाँ, मुझे पता है आपका अलग से लगेगा, लेकिन जो भी कॉमन है ना वो आप कर लीजिए, जो नहीं है ये आपके में नहीं है, ठीक है? कुरुक्षेत्र का नहीं, अभी मार्जिनलाइजेशन वगैरह करेंगे ना, वो फिर आ जाएगा यहाँ पे, मर्ज हो जाएगा इधर। हाँ, नहीं, यहाँ पे नहीं है, आपके यूनिट 2 में नहीं है। और ये भी जो आएगा ना, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, ये आएगा जब मार्जिनलाइजेशन वगैरह आएगा ना, ये फिर आ जाएगा, या इसके 4th यूनिट में सेम है, फिर ऐसा है। हाँ, नहीं, ये आपका नहीं है, ठीक है? अभी आगे चलते हैं, ग्रुप डायनेमिक्स के आगे चलते हैं। गेम्स एंड रोल्स ये हो गया सर। अब यूनिट 3 पे आते हैं, लर्निंग। लर्निंग का आपका शेड्यूल बहुत सारे पेपर्स में कम दे रखा होता है आप लोगों को। क्या लिख दिया नहीं, वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। लिख दिया नहीं, लिख दिया तो खत्म है, जितना पढ़ना है पढ़ लो, उसके बाद खत्म है यहाँ पे यूनिट 2। कितनी यूनिट है कोलकाता यहाँ पे तो आएगा। हाँ, आपका ऐसे ही मैम? इस बुक में कितनी यूनिट है? आएगा ना, वो आ जाएगा। मैम ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। हाँ, 3rd यूनिट पे आएंगे, लर्निंग, ठीक है? यूनिट 2 कंप्लीटेड, यूनिट 3 मेरे में बता दो, इनमें से कुछ आएगा? कबड्डी, क्रिकेट। अभी उतना नहीं करना, किसने बोला कबड्डी क्रिकेट करना नहीं करना है? मैम पेपर में क्वेश्चन जो है वो यूनिट वाइज आएंगे? वो समझाने, देखो राइटर क्या करता है, समझाने के लिए आपको चीजें लिखता है, आपके सिलेबस में नहीं है, आप छोड़ दो बस। चलना तो सिलेबस के हिसाब से है ना, वो समझाने के लिए बहुत सी चीजें एक्सप्लेन करते हैं राइटर, आपको नहीं करना है। गर्मी लग रही है, फैन ऑन करें, थोड़ा सा वैसे हो रहा है, निधि तो बंद भी है ना, तो वैसे लग रहा है। मैम पेपर में क्वेश्चन जो है यूनिट वाइज आएंगे क्या? वॉइस फिर वो भरने लग जाती है। हाँ जी, बोलिए। मैम पेपर में क्वेश्चन जो है यूनिट वाइज आएंगे या पूरा? साइलेंट क्लास। हाँ, बोलिए। मैम पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो यूनिट वाइज आएंगे या पूरी बुक में से आएंगे? यूनिट वाइज आते हैं, एक फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेंगे 2 लॉन्ग क्वेश्चन में, सेकंड में ऑप्शन मिलते हैं, थर्ड में ऐसे ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है? हर यूनिट से आएगा एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन मिलेंगे आपको। मैम यूनिट में से भी बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है? सब बता सकती हूँ और एंड में बता भी दूंगी, अभी तो पढ़ लो, अभी बहुत टाइम है। ज्यादा भी पढ़ लेंगे तो हमारे लिए फायदेमंद। आगे चल के काम आएगा, नहीं तो बाद में तो हम बता ही देते हैं। तो फिर ऐसे बच्चे हमारे लिए भी कंप्लेन करेंगे कि मैडम पता नहीं पढ़ के आई थी। यूनिट 3 लर्निंग, ठीक है? इसमें भी आप थ्योरीज पढ़ेंगे। यूनिट 3 का पहला टॉपिक है आपका लर्निंग। आपको नहीं पढ़ना, आपका कहाँ है? आपका है नहीं, ये डेवलपमेंट का है, सोशल एंड कल्चरल चेंज डेवलपमेंट में, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, ये 4th यूनिट में आएगा आपका। मैम हिंदी में अधिगम बोलते हैं क्या लर्निंग को? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है।
ये पॉवर्टी ग्लोबलाइजेशन है ना, फोर्थ में आ जाएगा। देखो पॉवर्टी है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन, ये फोर्थ में आएगा। थर्ड यूनिट आपका अलग से कराएंगे हम बाद में, ठीक है। पहले तो एक बार पास होना था, आपको दूसरों को दिखाना। लर्निंग, ठीक है। लर्निंग में फिर 3 थ्योरीज आएंगी। क्लासिकल ऑपरेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरीज है लर्निंग की, एंड थॉर्नडाइक की, ठीक है। तो लर्निंग देख लो और थ्योरीज देखेंगे। स्किनर की भी है ना? स्किनर की भी। इतने लोगों ने एक ही चीज पे थोड़ी लिखी है। तो लेकिन सबकी अलग अलग है लर्निंग के ऊपर। सिर्फ एक ही लिख सकते हैं ना? सिर्फ एक ही लिख सकते हैं ना? अपने आप थोड़ी उसमें बोलेगा कि थॉर्नडाइक लिखो या ऑपरेंट लिखो, पैवलव लिखो, तब लिखना है ना, अपने आप नहीं लिखना। हाँ, शॉर्ट में लिख देंगे, मुझे इसकी आती ही नहीं नहीं नहीं, ठीक है। अब लर्निंग क्या होता है? लर्निंग ऐसा मतलब एक एक्टिविटी समझ लो जिससे बिहेवियर ऑल्टर होता है, बिहेवियर में चेंज आता है, उसको हम बोलते हैं लर्निंग। लर्निंग एक ऐसी एक्टिविटी समझ लो जिसके बाद आपके बिहेवियर में चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। ऑल्टर, बिहेवियर को ऑल्टर करता है, चेंज करता है। या लर्निंग प्रैक्टिस से हम अपने परफॉर्मेंस को चेंज करते हो भी लर्निंग होती है। तो बहुत सारे डेफिनेशन है, मीनिंग मिल जाएगी आपके साइकोलॉजिस्ट के, पर तो ज्यादा जो एक्सेप्टेड वाला है वो है चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। अडॉप्ट करते हो आप डिफरेंट सिचुएशंस में और बिहेवियर में चेंज आता है, दैट इज लर्निंग। मतलब नॉलेज को भी एनहांस करते हैं। बिल्कुल, लर्निंग बिहेवियर में चेंज हम उसको बोलते हैं। जैसे मान लो आज मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जो आपको पहले नहीं पता था, मान लो सपोज ग्रुप डायनेमिक्स आपको पहले से नहीं पता था, आज आपने इस क्लास में ग्रुप, आपके लर्निंग बिहेवियर में चेंज आएगा। मतलब पहले आपको ये चीज नहीं पता थी, अब आपको ये चीज पता है, तो आपके लर्निंग बिहेवियर में चेंज आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लर्निंग, जब आपके बिहेवियर में चेंज देखने को मिलता है। अब हम आते हैं लर्निंग की मीनिंग है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये सब तो हम करते रहेंगे। टाइप्स ऑफ लर्निंग है क्या इसमें? नहीं तो सीधा हम थ्योरी पे चलेंगे। नॉलेज एंड बिलीव करना है, मीनिंग करनी है, बस मीनिंग है, बस टाइप वाइप नहीं है। सीधा हम चलते हैं थ्योरी पे। थॉर्नडाइक की थ्योरी, क्लासिकल एंड ऑपरेंट थ्योरी। डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। मीनिंग है, बस मीनिंग है। उसके बाद सीधा चलेंगे थ्योरीज पे, जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैम implicit कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग नहीं, आपके सिलेबस में तो सिर्फ मीनिंग है, इम्प्लिसिट नॉलेज है, इम्प्लिसिट नॉलेज करते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। मीनिंग है, इम्प्लिसिट नॉलेज है, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह कुछ भी नहीं है। इम्प्लिसिट नॉलेज ये करना है, ये देख लीजिए, फिर सीधा हम थ्योरी पे आ जाएंगे। मैम इम्प्लिसिट हिंदी और ये हिंदी में तो short है नॉलेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्ग में लर्निंग। नहीं आता है। मैम हिंदी में है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग है। नहीं, इंग्लिश में भी दे रखा है बच्चा, पर सिलेबस में नहीं है ना, तो हमें जरूरत नहीं है, करना नहीं है। ठीक है। हाँ, सिलेबस में नहीं पूछा तो हमें अननेसेसरी बिना सिलेबस के आगे पीछे इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है। हमें लर्निंग की मीनिंग बोली है, इम्प्लिसिट नॉलेज बोला है, जो बोला हम उतना ही पढ़ेंगे। सिलेबस के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इम्प्लिसिट नॉलेज इंग्लिश में है, पेज नंबर 164। मैम हिंदी में तो नहीं है। एक मिनट देखते हैं, ठीक है। 164 ये सब टाइप कैरेक्टरिस्टिक सबके बाद में जाके है। ये देखो इम्प्लिसिट नॉलेज हिंदी में मिला, इम्प्लिसिट नॉलेज नहीं मिल रहा, हिंदी में दिखाओ लोग। इसको टैसिट नॉलेज या इम्प्लिसिट नॉलेज बोलते हैं। दिखाओ, टैसिट तो नहीं लिखा हिंदी में, सिर्फ एक मीनिंग बार बतानी है क्या होता है, उसको पढ़ लेना बस, कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद जो हमारे सिलेबस में मीनिंग है, इम्प्लिसिट नॉलेज है, बिलीफ है, तो जो है वो पढ़ेंगे। इसके बाद सीधा थ्योरी है। जितना सिलेबस में उतने पे फोकस करो, अननेसेसरी इधर उधर भागने की जरूरत क्या है, जो है ही नहीं सिलेबस में तो पढ़ने की। हाँ, मीनिंग डेफिनेशन पढ़ो, बस हेडिंग डालने के लिए, बस खत्म है। मैम जिसमें वो गेट की वो लिखी हुई, स्किनर की जो लिखी वो अभी थ्योरीज में पढ़ेंगे ना, थ्योरीज है। हाँ, अभी यहाँ नहीं है, स्टार्टिंग में। मैम हिंदी में है ये नहीं। एक मिनट, मीनिंग ऑफ नॉलेज तो मिल गया, फीचर्स ऑफ नॉलेज इसमें ही होगा, इम्प्लिसिट नॉलेज, प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज, बिलीफ। ये देखो, बिलीफ एक टॉपिक अभी आएगा 230, हिंदी वाले बच्चों अभी से देख लो। इम्प्लिसिट नॉलेज के बाद मैं बिलीफ पढ़ाऊंगी, वो 230 पेज नंबर पे है बिलीफ, ठीक है। ये है आपका, देखो इम्प्लिसिट भी इधर ही होगा, मैं देख रही हूँ, 230 पे बिलीफ है।
इसका मुझे हिंदी दे तो रखा है इसमें, रुक जाओ, मुझे ना इसकी हिंदी नहीं समझ में आ रही। इसकी इम्प्लिसिट की टैसिट नॉलेज भी बोलते हैं, टैसिट नॉलेज। ये इसके पहले जो है हिंदी में देखो, टैसिट नॉलेज या इम्प्लिसिट नॉलेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैम नीचे ही लिखा हुआ है। क्या लिखा? ये नॉलेज तो है, टैसिट और इम्प्लिसिट एक ही करना है आपको। टैसिट नॉलेज हिंदी में देखो, टैसिट TACIT। नॉलेज बता दोगे कि नॉलेज को कैसे कंसीडर बता, पहले वो देख लो, टैसिट नॉलेज का हिंदी देखना है एक बार। एक मिनट रुक जाओ, मैं देखती हूँ इसमें ही। व्यवहारवादी प्रायोगिक सिद्धांत, योग का सिद्धांत। देखो इसमें जो है ना ज्ञान के ये टाइप्स हैं जो इसमें ही है। अब हम एक बार हिंदी ढूंढ के इसका मैं बता दूंगी, लेकिन है हिंदी की बुक में, ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं है। इसमें जब टाइप्स दे रखे तो टैसिट नॉलेज भी होगा, बस उसका नाम अलग होगा, वो मैं बता दूंगी आपको, मिल जाएगा। बिलीफ आप देखो ना 230 पेज नंबर पे, ठीक है। इम्प्लिसिट देख लेते हैं, उसमें ही होगा, समझ लो अभी आपको है ऐसे बुक में, मैं उसका एग्जैक्ट ढूंढ के आपको बता दूंगी। नहीं नहीं, आपके सिलेबस में नहीं, 4th से फिर मैच होगा। नहीं, बुक से कुछ लेना देना नहीं आपका, बुक से क्या करना है। अच्छा, इसमें टॉपिक सोशलाइजेशन, आप पहले कौन सी ली थी आपने? लक्ष्मी। अच्छा, उसमें दे रहा था सोशलाइजेशन। मैम इसके ना दूसरे पेपर में सोशलाइजेशन का टॉपिक मिल जाएगा, दूसरे मैम पेपर में इनका मिल जाएगा, मैं बता दूंगी आपको, आप परेशान हो तो मैं बता। बात कुछ भी नहीं करनी है, आपका अलग ही है, आपको पढ़ाया जाएगा बाद में। अभी कुछ नहीं, अभी आप तो लीव भी करना चाहो तो आप थोड़ा जल्दी निकल सकते हो, क्योंकि 4th यूनिट जब होगा ना नेक्स्ट क्लास में, तब आप आओगे तो फायदा है, आपके वो टॉपिक उसमें से मर्ज है, ठीक है। ये MDU का, अभी KU का ये नहीं है, आप लीव करना चाहते हो तो आप लीव कर सकते हो, ये टॉपिक आपके नहीं है, ठीक है। और 4th में फिर से मर्ज हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन मार्जिनलाइजेशन, फिर आप पढ़ोगे तो आपका कंबाइन हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा आपके बच जाते हैं ना उनको हम बाद में करा देते हैं, ऐसे होता है, ठीक है। वो कुरुक्षेत्र, उनके कुछ टॉपिक्स अलग है, जो ये हम कर रहे हैं ना ये नहीं है, फिर 4th वाला सेम है, 1st 2nd सेम था, 3rd यूनिट अलग है इनका, ठीक है ना। हाँ एक्सक्यूज मी मैम। कुरुक्षेत्र वाले। हाँ मैम। यस। हाँ मैम, ये गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का क्या होगा? यहाँ तो सिलेबस है नहीं बुक के आगे। आपका सेम ही है, आपका सेम ही है, गुरुग्राम वालों का सेम है, ठीक है। ओके मैम। गुरुग्राम वालों का सेम है। नॉलेज होता है कंप्लीट यूनिफाइड सिस्टम ऑफ थॉट, ठीक है। थॉट, जो हमारे थॉट्स बनते हैं उसका एक कॉम्प्लेक्स पूरा जो सिस्टम होगा उसको हम बोलते हैं नॉलेज, ठीक है। डिफरेंट जो थॉट्स फॉर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं नॉलेज। इसमें आता है इम्प्लिसिट नॉलेज, या इसका एक और टर्म होता है उसको बोलते हैं टैसिट नॉलेज, इसको ही बोलते हैं, मतलब मैंने आपको बता दिया होगा कहीं ना कहीं, दूसरा नाम सिलेबस में तो आपको यही दे रखा है इम्प्लिसिट नॉलेज, मैंने आपको बताया कि एक और नाम होता है, ठीक है। कहीं मतलब, हाँ लिख रही हूँ, कहीं मतलब आपको दे दिया अलग नाम तो कंफ्यूज मत हो जाना, टैसिट नॉलेज इसी का नाम होता है। 165 ठीक है, टैसिट नॉलेज मिल गया, हिंदी में क्या टैसिट नॉलेज, ठीक है। 164 पेज नंबर। अच्छा ये रहा, देखो पेज याद है नीचे, ये रहा 164 के इंग्लिश बुक में दे रखा है टैसिट नॉलेज, देखिए। हाँ ओके मैम, टैसिट। ठीक है। टैसिट नॉलेज इस तरीके की नॉलेज होते हैं जो आप वर्बली या रिटन में किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मींस जो कुछ चीजें होते हैं ना हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ठीक है, हम एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन कोई बोले ना कि सिखा दो, तो कैसे सिखा दो ना, बोल के और लिख के आप नहीं समझा सकते, कुछ मतलब करके आप दिखा सकते हो। फीलिंग्स के केस में कि आप हर्ट हुए, आप कितना हर्ट हुए कैसे समझाओगे किसी को,
ठीक है, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की जो चीजें होती है ना, जो हम बोल के या लिख के नहीं समझा पाते किसी को, दैट नॉलेज इज कॉल्ड टैसिट नॉलेज या इम्प्लिसिट नॉलेज हम उसको बोलते हैं। ठीक है, उस टाइप की नॉलेज को हम बोलते हैं। जैसे मान लो मुझे किसी इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में लिखना है, मैं बोल के भी समझा सकती हूँ, पढ़ लूंगी, मैं लिख के भी समझा सकती हूँ, मैं समझा सकती हूँ, ट्रांसफरेबल नॉलेज है। पर जो टैसिट या इम्प्लिसिट नॉलेज होती है ना, वो आप नहीं समझा पाते दूसरे को, ना बोल के समझा पाते हो वर्बली, ना लिख के समझा पाते हो। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ठीक है, ट्रांसफरिंग नॉलेज इसको होता है कि समझाने में दिक्कत होती है। ठीक है, इसको समझाने में दिक्कत होती है दूसरी को, और एक्विजिशन और एक्युमुलेशन में भी प्रॉब्लम है, मतलब आप बोल के और लिख के नहीं समझा पाते, मेन यही चीज होती है, मोड्स ऑफ एप्रोप्रिएशन। मैम जो वो बताया ना कौन सा इम्प्लिसिट नॉलेज में, ये हिंदी में 229 पे दे रखा है एक अंतःप्रज्ञा करके, जो अंतःप्रज्ञा, एक बार उसका डेफिनेशन पढ़ा ना, वही वाला है क्या? ज्ञान के प्रकार की भांति मनुष्य की आंतरिक वृद्धि एवं अनुभवों से हटकर प्राप्त किया गया ज्ञान एवं अंतर शक्ति से प्राप्त किया ज्ञान। अंतर शक्ति तो एक इंट्यूशन भी होता है, इंट्यूटिव नॉलेज भी होता है, फिर इम्प्लिसिट नॉलेज भी जो हम खुद से हाँ नॉलेज गेन कर रहे हैं ना। ठीक है, इंट्यूटिव नॉलेज। ठीक है, प्रिंसिपल्स में है ना। हाँ ये उसमें दे रखा है, लेकिन इंट्यूटिव इसको तो क्या कहते हैं, जो आपके इंट्यूशन से भी होता है ना, वो आप दूसरे को नहीं सिखा सकते। आपका इंट्यूशन सिक्स सेंस क्या कह रहा है, आप दूसरे को कैसे सिखाओगे? नहीं सिखा सकते ना थोड़ा बहुत। ठीक है, बात वही है। देखो इंट्यूटिव नॉलेज में क्या है, आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको कुछ इंट्यूशन हो रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, वो इंट्यूशन आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। इंट्यूटिव जो नॉलेज हम दूसरे को रिटर्न या वर्बली नहीं ट्रांसफर कर सकते, वही होती है इम्प्लिसिट या टैसिट नॉलेज। ठीक है, तो ये बहुत कभी लॉन्ग में नहीं आया है, आएगा तो शॉर्ट में आएगा, कभी नहीं आएगा ये लॉन्ग में, इम्प्लिसिट नहीं आएगा। ठीक है, आगे चल के सेकेंड ईयर में ये पूरा नॉलेज का टाइप आपको पूरे डिटेल में पढ़ना है। सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ पे इतना नहीं है। तो ये इसके बाद आता है बिलीफ। क्या होता है? ट्रूथ और बिलीफ में डिफरेंस क्या होता है? ट्रूथ एंड बिलीफ आपने प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज दे रखा है नहीं, कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ इम्प्लिसिट दे रखा है। इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, थोड़ा बहुत इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना, कुछ नहीं पढ़ना ज्यादा इसका। इन दोनों में डिफरेंस इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट नहीं पढ़ना, नहीं, खाली इसकी शॉर्ट नोट आएगी, बस इतना, कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन, बस उतना बहुत है। ठीक है, फिर आएंगे बिलीफ पढ़ना है आपको। तो बिलीफ क्या होता है? जो हम मानते हैं, ठीक है, वो सच होगा ऐसा जरूरी नहीं है। वो मैं मानती हूँ, मेरा मानना ऐसा है, मेरा है। ठीक है, और बिलीफ क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप कुछ और मानते हो, मैं कुछ और मानती हूँ। रिलीजन को ले लो, आपके हिसाब से कुछ सही है, मेरे हिसाब से कुछ सही है, काम करने का तरीका है, ठीक है, अलग है। हर टीचर पढ़ाती है, सबका पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा थोड़ा, ऑल्दो वो सेम ही मेथड और सेम करिकुलम फॉलो कर रहे हैं, पढ़ाने का एक तरीका होता है सबका, जो सबका अलग ही होता है। तो बिलीफ होती है, वो अपनी सोच होती है किसी चीज को लेके, और वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। लेकिन ट्रूथ होती है, वो हमेशा सच्चाई होता है। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने ना मानने से सच नहीं बदलेगा। सन राइजेज इन द ईस्ट तो सन राइजेज इन द ईस्ट ही है, ठीक है, ट्रूथ है। ये आपके हिसाब से वेस्ट पे, आपके हिसाब से नॉर्थ में, किसी के हिसाब से साउथ में नहीं उगेगा। उस ईस्ट में उगता है तो ईस्ट में ही उगेगा। लेकिन बिलीव क्या है? ठीक है, कोई कहता है कि मान लो कि सुबह हम पूजा करके निकलना चाहिए, अच्छी बात होती है। कोई बोलेगा नहीं कोई बात नहीं, मन में ही भगवान है, हम नहीं भी जलाएंगे। तो अपनी अपनी बिलीफ है, ठीक है। सबके बोलेंगे नहीं मैं तो मन से ही मानता हूँ, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, ऐसे मेरे लिए जरूरी नहीं है। कोई बोल रहा है कि कोई बात नहीं, अगरबत्ती जला के निकलते हैं, हमारे मन में पॉजिटिव थिंकिंग आती है। रिलीजन से ना भी रिलेट करो तो एक पॉजिटिव थिंकिंग तो होती है कि आज हमारा दिन अच्छा जाएगा। वैसे भी तो अपनी अपनी सोच है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। और आप हमेशा यू शुड बी रेडी कि आपको डिफरेंट ओपिनियन मिलेगा सामने से, एंड यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, बिलीव पता नहीं इंग्लिश में किधर है, भी तो एक लाइन की बात थी इधर। 230 इंग्लिश में, हिंदी में इतने से पढ़ने में बिलीव करते हैं। ये ज्यादा लॉन्ग में तो शॉर्ट में आएगा ना। हाँ, बिलीव तो बहुत शॉर्ट में आएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा, आएगा नहीं भी आएगा, इम्प्लिसिट नॉलेज आएगा, साथ में बिलीव जोड़ दिया तो जोड़ दिया, शॉर्ट नोट में ऐसे कुछ नहीं आएगा, लॉन्ग का कुछ नहीं आते हैं ना थ्योरी पे। कुछ नहीं, वो 2 लाइन का है, अपने आप लिख लेना, कुछ नहीं लिखेंगे, या नोट भेजेंगे मैम, उसमें मिल जाएगा। मुझे पसंद है ना वही होगी, ये मेरा बिलीव है।
ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ये थ्योरी आ गई, लर्निंग की थ्योरीज आ गई, ठीक है। और इस पेपर में आपका सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरीज ही होती है। थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी हिंदी में मिल गया। इंग्लिश में कहाँ पे? और बोला है ना, तो इन्होंने नीचे ऊपर थॉर्नडाइक के नीचे तो क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सप्लेन कर रखी है। हिंदी में पेज नंबर इंग्लिश में 170 पे है, हिंदी में बताइए 233। इंग्लिश में 170, ध्यान से देखिए, थ्योरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश 170, हिंदी 233। थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। लर्निंग की थ्योरीज है, मतलब हर साइकोलॉजिस्ट आपको ये बता रहा है कि सीखते कैसे हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक ने क्या बोला? ठीक है, थॉर्नडाइक ने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उन्होंने कैट को रखा पजल बॉक्स। नहीं, अरे वो पैवलव की थ्योरी वो नहीं है थॉर्नडाइक की। बुक में इंग्लिश में अभी तो मैंने बोला ऊपर और बोला ना, तो ऊपर उन्होंने थॉर्नडाइक ना देके पैवलव एक्सप्लेन कर दिया डॉग का। थॉर्नडाइक आप इधर देखो 170 पेज नंबर पे, वो नहीं है, मैंने बोला था कि नहीं है। मैम हिंदी पे कौन सा पेज नंबर है? 233 है ना, गलत बोल बता देना। 233 मिल गया, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, ठीक है, पजल बॉक्स। उसमें एक भूखे कैट को रख दिया, उसको बहुत भूख लगी थी, ठीक है। और उस बॉक्स में ऐसा सिस्टम था कि एक जगह पे प्रेस करने पे ना उसके बॉक्स का गेट खुल जाएगा और सामने फिश पड़ी है, उसको खाने को मिल जाएगा, ठीक है। उसको नहीं पता, कैट को नहीं पता कि ऐसा कुछ उस बॉक्स में सिस्टम है। बहुत हंग्री कैट को उन्होंने बॉक्स में डाल दिया। अब हंगर के मारे, भूख के मारे कोशिश कर रही थी कि सामने प्लेट पे फिश पड़ी हुई है, तो वो देख के उसको था कि भाई मैं कैसे भी यहाँ से निकलूं, सामने खाना पड़ा है पर वो खा नहीं पा रही है। फिर वो क्या कर रही थी, इधर उधर हर जगह वो जंप कर रही है, हाथ पे मतलब अपने पॉज को मार रही है ऐसे कि कुछ तो हो कि मैं यहाँ से निकल पाऊं, पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे ट्राई करते करते उसने वो लीवर प्रेस कर दिया, जिसकी वजह से गेट खुल गया और उसको फिश खाने को मिल गई। तो उसे कैसे पता चला कि यहाँ पे लीवर है, प्रेस करना है? उसको नहीं पता था। उसने कैसे सीखा? ट्रायल एंड एरर। गलती करो फिर ट्राई करो, गलती करो फिर ट्राई करो, गलती करो फिर ट्राई करो। तो थॉर्नडाइक ने बोला कि ट्रायल एंड एरर मेथड से लर्निंग हो सकती है और ऐसी लर्निंग हमेशा याद भी रहती है। तो उसने कैसे सीखा? उसे तो नहीं पता था। उसने पॉ कभी यहाँ मारा, कभी वहां मारा, कभी वॉल पे मारा, हर जगह मारा, पर एक बार उसका निशाना सही जगह पे लग गया, जहां लीवर था वहां पड़ा। मैम जैसे यूपीएससी तैयारी करते हैं, इतनी बार ट्राई, एक बार तो लग ही जाता है किसी ना किसी। सबका नहीं होता, बार ट्राई करते ही रहते हैं, तो किसी का लग जाता है, किसी का नहीं लगता। नहीं कोई बात नहीं, पर थोड़ी हद तक है, ट्रायल एंड एरर। गलती की ना तो फिर दोबारा ट्राई करो, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट। तो कहने का मतलब है जरूरी नहीं कि हर कोई सक्सेस हो ही जाता है, ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड। अब इन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग में कुछ बातें बोली, ठीक है। इस बारे में इन्होंने कुछ बातें बोली कि लर्निंग होने के लिए पहले तो एक ड्राइव होनी चाहिए। मान लो कैट का पेट पूरा भरा होता, ठीक है, वो आराम से लेट रही होती, सामने चाहे फिश पड़ी हो चाहे जो पड़ी हो, सो जाती। भरपेट अगर खा रखा है तो उसकी चाहत थी अंदर से, क्योंकि उसको भूख लग रही थी, जो उसको मोटिवेट कर रही थी कि तुम ट्राई करो, ठीक है। तो लर्निंग के लिए सबसे पहले ड्राइव, चाहत पैदा करना बच्चे में बहुत जरूरी है, ठीक है। चाहत वो अंदर से, वो ड्राइव अंदर से आनी चाहिए कि मुझे सीखना है, ठीक है, तभी जाके कुछ होगा, नहीं तो बाकी सब एफर्ट्स आपके बेकार हो जाते हैं। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी अगर आप अपने बच्चों पे इंप्लीमेंट करना चाहते हो, सबसे पहले ड्राइव होनी चाहिए आपके लर्नर में, ठीक है, ड्राइव होनी चाहिए। हंगर यहाँ पे उस कैट की ड्राइव थी, चाहत थी, उसका मन था करने को कि मुझे वो फिश लेना है, तभी उसने कोशिश की, नहीं तो नहीं करती। पेट भरा होता तो सामने फिश का प्लेट हो चाहे जो हो,
आराम से खा लेती, सो जाती, उसको कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ड्राइव। फिर होता है गोल, उसका लक्ष्य सामने उसको दिख रहा था कि मुझे वो प्लेट की फिश लेनी है, गोल सामने है। ड्राइव उसके अंदर है चाहत निकलने की, खाने की, गोल सामने दिख रहा है। ठीक है, तो वो होता है। उसके बाद ठीक है, ब्लॉकेज आते हैं, बाधाएं आती हैं। ठीक है, उस बॉक्स के अंदर वो क्या है, उसके लिए वो ब्लॉक है। रैंडम मूवमेंट्स होंगी जब बच्चा कोशिश करेगा, आप गाइड नहीं करोगे, आप नहीं बताओगे, बच्चे को कोशिश करने दो। रैंडम मूवमेंट्स। ठीक है, चांस सक्सेस, एक चांस ऐसा आएगा जब वो सक्सेस अचीव कर लेगा। ठीक है, सिलेक्शन, अब उसने सीख लिया ना, हर जगह मारा नहीं खुला, एक जगह मारा तो खुल गया था। आप वो सेकंड टाइम अगर ऐसे करोगे तो वो जान जाएगी कि यहीं पे है, जाके प्रेस कर देगी। तो जब बच्चा बार बार ट्राई करके गलत रिजल्ट आ रहा है, एक बार में जो सही आएगा ना उसको याद रहेगा कि ऐसे करूंगा तो मेरा सही रिजल्ट आएगा। ठीक है, ऐसे करके मैं इस काम को कर सकता हूँ। छोटे बच्चे भी देखना ना, चलना, गिरते हैं, पड़ते हैं, उठते हैं, फिर पता चल जाएगा कैसे पकड़ के मैं चल सकता हूँ। उनको पता चल जाएगा करके मैं पकड़ के चल सकता हूँ, तो पकड़ के चलने लग जाता है। ठीक है, फिक्सेशन मतलब ऐसी लर्निंग क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, उनको पता चल जाता है कि हम ऐसे भी इस चीज को कर सकते हैं। तो ट्रायल एंड एरर के लॉज हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस, एक तो चाहत हो अंदर से, जो हम ड्राइव की बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है, सेटिस्फाइंग अगर कॉन्सिक्वेंस मिलता है ना तो वो हम सीख जाते हैं या अप्रिशिएट करते हैं, इफेक्ट कैसा आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं आता तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, बार बार कोशिश करना। लॉ ऑफ यूज, ठीक है, जो बिहेवियर हमें अच्छा रिस्पॉन्स देता है हम उसको बार बार यूज करते हैं, और जो हमें रिस्पॉन्स नहीं देता हम उसको डिसयूज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या कहता है कि इफेक्टिव लर्निंग के लिए अभी की लर्निंग को पास्ट लर्निंग से लिंक करना जरूरी है, पीछे से आप क्या सीख के आए हो और नया आपको क्या सीखना है। ठीक है, और टीचर को मोटिवेट करना चाहिए बार बार। सामने जैसे उसका गोल दिख रहा था, आप उसको मोटिवेट करो कि आप अच्छे मार्क्स लाओगे, आप यहाँ स्टैंड करोगे, आपको अवार्ड मिलेगा। उसको अवार्ड पड़ा हुआ था ना सामने फिश का प्लेट, ये मेरा अवार्ड है, ये मेरा गोल है, तो ऐसे मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे तो प्लेजर फील करेगा, अच्छा फील करेगा, तो उस टाइम आप उसको और मोटिवेट कर सकते हो उस चीज के लिए। तो ये है थॉर्नडाइक्स का ट्रायल एंड एरर थ्योरी। हिंदी में 140 सॉरी 240 हाँ 233 पे नहीं था। नो मैम ये पीछे है। अच्छा कोई बात नहीं, हिंदी में 240 पेज नंबर पे है, तो एक बार आप इसको पढ़िएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है, क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आता ही आता है। दो थ्योरीज हैं, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। आगे गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह की भी तैयारी करोगे ना, पेवलोव का कुत्ता हर जगह पीछे पीछे आता है, डॉग। ठीक है, पेवलोव का डॉग बहुत फेमस है, हर यूपीएससी के एग्जाम तक में आता है, हर गवर्नमेंट एग्जाम में जहाँ साइकोलॉजी वगैरह के टॉपिक होंगे ना, वहाँ पेवलोव का डॉग पहुंच जाता है। थैंक यू मैम। और स्किनर का माउस और वो भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, आपने तो कैट पढ़ा लिया। ये तो थॉर्नडाइक है ना, ये थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास ऑनलाइन स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच मैम। मैम एक बार टॉपिक लिखना है तो आप हेलो